डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी बाय दीपक नैन। जो वन शॉट सीरीज हमने स्टार्ट की है, जिसके अंदर हम एनसीईआरटी बायोलॉजी बुक से जो कंप्लीट चैप्टर हैं उनको एक सिंगल वीडियो लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। और जिसकी वजह से वीडियो लेंथ लंबी जरूर रहेगी, लेकिन उसमें जो खास बात रहेगी कि सारा जो चैप्टर का कंटेंट है वो एक ही जगह आपको प्रोवाइड किया जाएगा। और साथ में हम केवल जो इम्पोर्टेंट लाइंस हैं, जो गोल्डन लाइंस हैं एनसीईआरटी की, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, केवल उन्हीं को डिस्कस करेंगे। और साथ में इस कंटेंट को आपको साथ साथ में नोट करने की या स्क्रीनशॉट की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो पीडीएफ फॉर्मेट है इस वीडियो लेक्चर का, वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका जो लिंक है वो प्रोवाइड किया जाएगा। आज हम ट्वेल्थ क्लास बायोलॉजी से चैप्टर नंबर 8 ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज के बारे में डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं। तो इंट्रोडक्शन। हेल्थ वाज कंसिडर्ड एज ए स्टेट ऑफ बॉडी एंड माइंड विद बैलेंस ऑफ द सर्टेन ह्यूमर्स। तो जो हेल्थ है, स्वास्थ्य है, तो वो क्या चीज़ होती है? वो हमारे शरीर की वो स्टेट होती है, वो अवस्था होती है, हमारे माइंड की वो अवस्था होती है जिसमें जो हमारा शरीर है वो बैलेंस में काम करता है। ऑफ सर्टेन ह्यूमर्स, यहाँ पे जो ह्यूमर्स हैं वो अलग अलग जो एक्टिविटी हैं उनका बैलेंस को लेके जो काम करे यदि शरीर, तो उसको हेल्थ बोला जाता है। अकॉर्डिंग टू ग्रीक लाइक हिप्पोक्रेट्स एंड इंडियन आयुर्वेदिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन। हिप्पोक्रेट्स एक ग्रीक फिजिसिस्ट एवं भौतिक शास्त्री हैं। तो उनके अनुसार, और जो इंडियन आयुर्वेदिक सिस्टम है मेडिसिन का, उनके अनुसार ए पर्सन विद ब्लैक बाइल काला पीत होता है, बिलोंग्स टू ए हॉट पर्सनैलिटी। तो जिन लोगों के ब्लैक पित होता है, तो वो किनके अंदर ज़्यादा पाई जाती है? जो हॉट पर्सनैलिटी होते हैं, जो बहिर्मुखी या फिर जो कि लोगों के बीच में रहना पसंद करते हैं, ऐसे लोगों में पाई जाती है। और जिनको कॉमनली जो फीवर है, जिनको बुखार है, वो होता है। डिस्कवर्ड डिस्कवरी ऑफ ब्लड सर्कुलेशन बाय विलियम हार्वे डेमोन्स्ट्रेटेड। तो जब ब्लड सर्कुलेशन को डिस्कवर किया गया विलियम हार्वे ने, तो उन्होंने क्या पता लगाया कि नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर इन पर्सन विद ब्लैक बाइल यूजिंग थर्मोमीटर। तो उन्होंने थर्मोमीटर की मदद से जो ब्लैक बाइल जिनके होता है, तो उन लोगों के अंदर जो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर है वो पाया। और इसने क्या डिस्प्रूव किया? जो ऊपर हमने जो एक ह्यूमर थी, जो हाइपोथेसिस ऑफ हेल्थ थी, उसको डिस्प्रूव कर दिया कि भाई जो ब्लैक बाइल है वो नॉर्मल हॉट पर्सनैलिटी में ज़्यादा देखने को मिलेगा, उनको जो बुखार भी रहता है, तो यहाँ पे जो उनका जो बॉडी टेम्परेचर है वो नॉर्मल पाया गया। हेल्थ इज इफेक्टेड बाय, जो स्वास्थ्य है वो किन किन फैक्टर से इफेक्ट होता है? जेनेटिक डिसऑर्डर्स, जैसे कि जो जीन के अंदर जो डिसऑर्डर होते हैं, कुछ जन्मजात बीमारियां होती हैं। डेफिशिएंसी डिफेक्ट विद चाइल्ड इनहेरिट्स फ्रॉम द पेरेंट्स फ्रॉम बर्थ, तो ये ऐसी बीमारियां होती हैं जो कि बच्चों को अपने माँ बाप से इनहेरिटेड फॉर्म में मिलती हैं। उसके बाद सेकंड है इन्फेक्शंस, जो कि अलग अलग इन्फेक्शन संक्रमण देखने को मिलते हैं। जो समाज में कुछ बीमारियां होती हैं तो वो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में जो पहुंचती हैं। लाइफ साइकिल लाइफस्टाइल इंक्लूडिंग फूड वाटर, जो हमारा लाइफस्टाइल है, हम किस प्रकार का जो जीवन निर्वहन करते हैं, हमारा जो खाना है वो किस प्रकार का खाते हैं, वाटर, रेस्ट हम लेते हैं नहीं लेते, एक्सरसाइज कितनी करते हैं, हैबिट्स हमारी आदतें कैसी हैं, तो उनसे भी जो हमारी हेल्थ है वो इफेक्ट होती है। हेल्थ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल मेंटल एंड सोशल वेलबींग, तो ये ऐसी अवस्था होती है जिसके अंदर जो शारीरिक तौर पे, मानसिक तौर पे और सामाजिक तौर पे एक इंसान है वो स्वस्थ, वो अच्छा, बिल्कुल बैलेंस्ड पाया जाएगा। मोर एफिशिएंट एट वर्क, जो काम में बिल्कुल कारगर होएगा, अच्छे ज़्यादा से ज़्यादा काम कर पाएगा। इंक्रीज प्रोडक्टिविटी, तो उसकी जो उत्पादकता है वो ज़्यादा ज़्यादा वो रिजल्ट है वो अच्छे प्रोड्यूस करेगा उसकी। और ब्रिंग्स इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी, और जिससे कि जो जो आर्थिक है, आर्थिक जो पैसे वाइज यदि देखें तो वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोस्पर मिलेगा, प्रसिद्ध मिलेगा। इंक्रीज लॉन्गेविटी ऑफ पीपल एंड रिड्यूस इन्फेंट एंड मोर्टिलिटी मैटरनल मोर्टिलिटी। तो इंक्रीज लॉन्गेविटी, लॉन्गेविटी का मतलब जीवन जो काल है लोगों का वो बढ़ चुका है। और हेल्थ जो आज के टाइम पे अलग अलग जो हेल्थ फैसिलिटी है उनकी वजह से, और जिसकी वजह से जो इन्फेंट और मैटरनल मोर्टिलिटी है उनको वो काफ़ी हद तक वो डिक्रीज हो चुकी हैं। जो माता मृत्यु दर है और जो नवजात मृत्यु दर है वो भी काफ़ी हद तक कम हो चुकी हैं। योगा हैज़ बीन प्रैक्टिसाइज सिंस टाइम इमोमेरियल, जो योगा है वो
बहुत पुराने टाइम से ही यूज किया जा रहा है किस चीज़ के लिए, फिजिकल और मेंटल हेल्थ है उसको अचीव करने के लिए, उसको प्राप्त करने के लिए। नेसेसरी कंडीशन फॉर अचीविंग गुड हेल्थ, क्या क्या कंडीशन है जिसके बिहाफ पे हम जो स्वस्थ शरीर है वो प्राप्त कर सकते हैं। अवेयरनेस अबाउट डिजीज एंड दियर इफेक्ट ऑन डिफरेंट बॉडीली फंक्शन, हमको बीमारियों का पता होना चाहिए, बीमारियों के प्रति जागरूकता होनी चाहिए, और उनके उन बीमारियों के हमारे जो शरीर के बॉडी फंक्शन हैं, अलग अलग जो काम है उनके ऊपर इफेक्ट है उनका भी पता होना चाहिए। वैक्सीनेशन, इम्यूनाइजेशन अगेंस्ट इन्फेक्शियस डिजीज, तो जो टीकाकरण होता है किस बीमारी में कौन से टीके हैं वो लगाए जा सकते हैं, और मतलब उन बीमारियों को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, संक्रमण को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है उसकी भी जानकारी होनी चाहिए। प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ वेस्ट, जो भी कचरा होता है उसका अच्छे ढंग से निपटारा होना चाहिए। कंट्रोल ऑफ वेक्टर्स, वेक्टर्स क्या होते हैं, जो कि बीमारियों के वाहक होते हैं, बीमारियां फैलाते हैं, जैसे मच्छर मक्खियां हो गई तो उनको कंट्रोल किया जाना चाहिए। मेंटेनेंस ऑफ हाइजीन इन फूड वाटर रिसोर्सेज, जो खाना है, जो पानी के जो रिसोर्सेज हैं, संसाधन है जहाँ से हम उनको यूज करते हैं तो उनकी सफाई का भी ध्यान रखना चाहिए। डिजीज एंड इट्स टाइप, वैन फंक्शनिंग ऑफ वन और मोर ऑर्गन और सिस्टम ऑफ बॉडी इज एडवर्सली इफेक्टेड, डिजीज क्या होती है, जब जो शरीर के जो नॉर्मल काम है, हो सकते हैं वो एक ऑर्गन के हों, हो सकता है वो काफ़ी सारे ऑर्गन के हों, एक सिस्टम के जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम के कई ऑर्गन इफेक्टेड हो सकते हैं, और जिसके अंदर जो ऑर्गन बॉडी है वो एडवर्सली बुरी तरीके से प्रभावित होती है उसको डिजीज बोलते हैं। करेक्टराइज्ड बाय अपीयरेंस ऑफ वेरियस साइंस एंड सिम्टम्स, तो डिजीज का पता कैसे लगता है, शरीर में अलग अलग प्रकार के जो लक्षण हैं, संकेत है वो दिखाई देते हैं। ब्रॉडली ग्रुप्ड इनटू इन्फेक्शियस एंड नॉन इन्फेक्शियस, जो डिजीज हैं मेनली दो भाग में डिवाइड की गई हैं, इन्फेक्शियस एंड नॉन इन्फेक्शियस, संक्रमित संक्रमित और असंक्रमित। इन्फेक्शियस डिजीज क्या होती हैं, विच आर इजिली ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, वो बीमारियां जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में फैल सकती हैं। वेरी कॉमन एंड वेर एवरी वन ऑफ अस सफ़र फ्रॉम दीज, तो ये बहुत ही कॉमन बीमारियां होती हैं और हम में से हम सारे ही इन बीमारियों से टाइम टू टाइम सफ़र होते रहते हैं, होते रहते हैं। एग्जाम्पल है जैसे एड्स है, आर फैटल, कॉमन कोल्ड है, इन्फेक्शियस डिजीज होती हैं। नॉन इन्फेक्शियस डिजीज विच आर नॉट ईजिली ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, जो कि आसानी से एक पर्सन से दूसरे पर्सन में नहीं फैल सकती। कैंसर है वो मेजर काज ऑफ डेथ, ज़्यादातर बीमारी इतनी खतरनाक बीमारी है कि वो डेथ है वो कोज करता है, और ये नॉन इन्फेक्शियस डिजीज में आता है। ड्रग्स एंड अल्कोहल एब्यूज आल्सो इफेक्ट आवर हेल्थ एडवर्सली, जो ड्रग्स हैं, अलग अलग जो दवाइयाँ हैं, जो नशे हैं, और जो अल्कोहल है जो कि एक सोशल इविल है, तो वो भी हमारे जो सोसाइटी है, हमारे जो हेल्थ है उसको बहुत बुरे तरीके से प्रभावित करती हैं। उसके बाद कॉमन डिजीज इन ह्यूमंस, इंसानों में जो आम बीमारियां हैं वो कौन कौन सी पाई जाती हैं। सबसे पहले पैथोजन देखते हैं। पैथोजन क्या होते हैं, डिजीज काजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, वो सूक्ष्म जीव होते हैं जो बीमारियां फैलाते हैं। जैसे एग्जाम्पल है बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई, प्रोटोजोन्स, हेलिमेंथिसिस, हेलिमेंथिसिस में दोनों फ्लैट वर्म और राउंड वर्म दोनों आ जाते हैं। कुड काज डिजीज इन मैन, तो ये बीमारियां फैला सकते हैं मैन में। काज हार्म टू होस्ट बाय लिविंग इन और ओन देम, तो ये पैरासिटिक फॉर्म होती हैं जो कि जिस भी जीव में रहती हैं तो उनको नुकसान पहुंचाती हैं। हो सकता है वो शरीर के अंदर रहें, हो सकता है वो शरीर के बाहर रहें, एंडो और एक्टो पैरासाइट के फॉर्म में मिल सकती हैं। एंटर ओवर बॉडी बाय वेरियस मीन्स, मल्टीप्लाई एंड इंटरफेयर विद नॉर्मल वाइटल एक्टिविटी, तो हमारे शरीर में वो अलग अलग मीन्स से, खाने के जरिए, पीने के जरिए, जो हवा के जरिए वो एंटर कर सकती हैं, और वो शरीर में जाके जो भी ये पैथोजन है वो मल्टीप्लाई करते हैं, और हमारे जो एक्टिविटी हैं, शरीर के जो महत्वपूर्ण काम हैं उनके साथ ही इंटरफेयर करते हैं, उनकी दखलंदाजी देते हैं काम में। रिजल्टिंग इन मोर्फोलॉजिकल एंड फंक्शनल डैमेज, जिसकी वजह से हमारे जो बाहरी शरीर की जो स्ट्रक्चर है और जो अंदर के जो फंक्शन है वो डैमेज, वो नुकसान, वो उनको उनको नुकसान पहुंचाना शुरू कर देते हैं। हैव टू अडेप्ट टू लाइफ विद इन एनवायरनमेंट ऑफ होस्ट, तो पैथोजन्स को क्या करना होता है, जिस भी शरीर में जाते हैं उसके एनवायरनमेंट के हिसाब से उनको अडेप्ट करना पड़ता है, अनुकूलित होना पड़ता है। जैसे कि जो पैथोजन
हमारी गट के जरिए, हमारी एलिमेंट्री कैनाल के जरिए जाते हैं, तो उनको स्टमक के अंदर सर्वाइव करना पड़ेगा, क्योंकि स्टमक में जो कंडीशन है बहुत ज़्यादा लो पीएच होता है, एसिडिक कंडीशन पाई जाती है, और साथ में डाइजेस्टिव एंजाइम है जो कि डाइजेस्ट कर सकते हैं उनको, तो उनसे भी बचना होता है। तो उनसे जब बच पाएंगे तभी जाके आगे डिजीज खोज कर पाते हैं। तो ये भी अडेप्टेशन है, जो जो पैथोजन का अडेप्टेशन है वो भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है बीमारी फैलाने में। उसके बाद बीमारियां पढ़ते हैं हम। सबसे पहले टाइफाइड, काज्ड बाय सैल्मोनेला टाइफी बैक्टीरियम, बैक्टीरियल डिजीज है ये, जो कि सैल्मोनेला टाइफी नाम के बैक्टीरिया से होती हैं। इन्फेक्शन, एंटर स्मॉल इंटेस्टाइन थ्रू कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर एंड माइग्रेट टू अदर ऑर्गन थ्रू ब्लड। तो इन्फेक्शन संक्रमण कैसे होता है? सबसे पहले स्मॉल इंटेस्टाइन में जो इसके बैक्टीरिया वो पहुंचेंगे, वो कंटामिनेटेड फूड और वाटर के जरिए पहुंच सकते हैं। कंटामिनेटेड मतलब दूषित पानी और खाने के जरिए पहुंचेंगे, और उसके बाद जैसे ही स्मॉल इंटेस्टाइन में इनको ब्लड के अंदर ये एक बार चले जाते हैं, एब्जॉर्ब, जब वहाँ पे एब्जॉर्प्शन होता है खाने का साथ एब्जॉर्ब हो जाते हैं ये, तो ब्लड में एक बार पहुंच गए तो ये पूरे शरीर के अंदर ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं। तो वाइडल टेस्ट है जो, वो बड़ा जाना माना टेस्ट होता है जो टाइफाइड के लिए, टाइफाइड टेस्ट होता है जो कि इसको कन्फर्म करता है कि शरीर में टाइफाइड है या नहीं है। सिम्टम क्या होते हैं? सस्टेन्ड हाई फीवर, तो जो ज़्यादातर लंबे टाइम तक जो बुखार है वो बना रहता है शरीर में, 39 डिग्री से 40 डिग्री सेल्सियस बॉडी टेम्परेचर रहेगा। वीकनेस, कमजोरी आएगी, स्टमक पेन, पेट में दर्द रहेगा, कॉन्स्टिपेशन, कब्ज भी हो सकता है, हेडेक, सर में दर्द रहेगा, लॉस ऑफ एपिटाइट, जो भूख की कमी रहेगी, भूख नहीं लगेगी, इंटेस्टाइनल परफोरेशन एंड डेथ में अकर इन सेवरल केसेज, और यदि इलाज नहीं करवाया जाए टाइम पे तो इंटेस्टाइन में छिद्र होना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पे इन्फेक्शन बढ़ता जाएगा और जो डेथ है वो भी कोज कर सकता है कुछ केसेज के अंदर। हिस्ट्री क्या है? टाइफाइड से रिलेटेड एक इंटरेस्टिंग सी हिस्ट्री है कि एक मैरी मिलन निकनेम्ड टाइफाइड मैरी। तो मैरी मिलन एक कुक थी, बाय प्रोफेशन, काम से वो कुक थी एक, और उनका नाम क्या निकाल दिया गया? टाइफाइड मैरी। क्यों? क्योंकि वो टाइफाइड कैरियर थी, और टाइफाइड कैरियर का मतलब उसको खुद को तो वो डिजीज नहीं थी, लेकिन उसने अपने खाने के जरिए जो खाना परोसती थी लोगों को, तो उनके जरिए बहुत लंबे टाइम तक वो बीमारी फैलाती रही, तो इसलिए उसका नाम टाइफाइड मैरी रख दिया गया। उसके बाद है निमोनिया। नेक्स्ट जो डिजीज है वो निमोनिया हम डिस्कस करते हैं। ये काज्ड बाय बैक्टीरिया लाइक स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी एंड हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा। तो ये बैक्टीरिया हैं जो नाम है इनके, साइंटिफिक नेम, इनके द्वारा फैलाई जाती हैं। इनफैक्ट एल्वुलाई ऑफ द लंग्स फिलिंग विद फ्लूइड लीडिंग टू सेवरल प्रॉब्लम्स इन रेस्पिरेशन। जैसे कोरोना में भी हमने देखा है कि जो वायरस है कोरोना वायरस, ये भी निमोनिया ही डिजीज फैलाता है, जिसके अंदर क्या होता है, जो एल्वुलाई होती हैं, बैलून लाइक स्ट्रक्चर, जिसके अंदर एयर भरने, एयर का जो डिफ्यूजन का काम होता है फेफड़ों में, तो वो फ्लूइड, उनके अंदर फ्लूइड भर जाता है, और जिसकी वजह से सांस लेने में प्रॉब्लम होती रहती हैं, तो इसी को निमोनिया बोलते हैं। सिम्टम क्या रहेंगे इसके? फीवर, बुखार रहेगा, चिल्स, बिल्कुल ठंडा कंपकंप आने वाली जो सर्दी लगेगी, कफ, खांसी रहेगी, और हेडेक, सर दर्द भी रहेगा। लिप्स एंड फिंगर नेल्स में टर्न ग्रे टू ब्लूइश इन कलर। जो लिप्स हैं, होठ हैं, और जो फिंगर के नेल हैं, नाखून होते हैं जो, वो ग्रे से जो नॉर्मल कलर होता है उससे ब्लूइश कलर के हो जाते हैं, क्योंकि शरीर में जो ऑक्सीजन की कमी है वो होती चली जाती है। और क्यों? क्योंकि जो पूरे ढंग से जो डिफ्यूजन है जो एल्वेलाई के अंदर वो नहीं हो पाता है एयर का। इन्फेक्शन कैसे होता है, संक्रमण कैसे फैलता है? बाय इनहेलिंग ड्रॉपलेट्स एरियोल्स रिलीज्ड बाय एन इन्फेक्टेड पर्सन। तो जैसे वायरल डिजीज है, वायरस फैलता है ये, इसी तरीके से बैक्टीरियल डिजीज है निमोनिया, वो भी जैसे कोई पर्सन है जिसको बीमारी है तो वो छींकता है, तो उसके जो ड्रॉपलेट्स है, एरोसोल्स का मतलब जो उसकी बूंदें हैं जो एयर के अंदर मिलके एक मिश्रण बनाती हैं, तो वो जब दूसरा पर्सन इनहेल करता है, हेल्थी पर्सन, उसके अंदर चली जाती हैं। बाय शेयरिंग ग्लास टंसिल्स विद इन्फेक्टेड पर्सन। तो जब जो कोई इन्फेक्टेड पर्सन है उसके यदि हम बर्तन वगैरह हैं, उसके यदि ग्लासेज वगैरह हैं, ग्लासेज यहाँ पे बर्तन भी हो सकते हैं, और साथ में उसके जो ग्लासेज, सन ग्लासेज वगैरह हैं, गूगल्स वगैरह हैं, वो सीधी शेयर करते हैं, तो उनसे भी ये बीमारी फैल सकती है। अदर बैक्टीरियल डिजीज इन मैन, जो और भी जो बीमारी बैक्टीरियल डिजीज वो कौन सी होती हैं? डायसेंचरी प्लेग, डिप्थीरिया, डिप्थीरिया गलघोटू होती है, प्लेग चूहों से फैलती है, और डिसेंट्री
पेचिस बीमारी हैं तो वो भी बैक्टीरिया की वजह से फैलती हैं। उसके बाद कॉमन कोल्ड, जो जुकाम होता है, ये रीनो वायरस से फैलता है, वायरल डिजीज है ये। इनफैक्ट नोज एंड रेस्पिरेटरी पैसेज बट नॉट लंग्स, तो ये ज़्यादातर नाक और जो हमारा सांस लेने वाली नली है उसको इफेक्ट करता है, फेफड़ों को इफेक्ट नहीं करता है ये। सिम्टम्स क्या रहेंगे? नेजल कॉन्जेशन एंड डिस्चार्ज, नाक के अंदर जो कॉन्जेशन एक प्रकार का संक्रमण रहेगा और साथ में जो नेजल डिस्चार्ज है, जो फ्लूइड है वो बहता रहता है। सोर थ्रोट, जो गला है वो खराश रहेगी, उसमें हॉर्सनेस, हॉर्सनेस का मतलब है आवाज़ में भी एक भारीपन सा मिलेगा, आवाज़ भी सही नहीं, आवाज़ भी चेंज हो जाती है। कफ खांसी रहेगी, हेड एक सर दर्द, टायर्डनेस थकान रहती है। विच यूजुअली लास्ट फॉर 3 to 7 days, 3 से 7 दिन तक चलता है, ये अपने आप ही ठीक होता है क्योंकि वायरल डिजीज के ऊपर जो अपने एंटीबायोटिक्स वगैरह हैं वो भी काम नहीं कर पाते हैं। मोड ऑफ इन्फेक्शन, फैलता कैसे है ये? ड्रॉपलेट्स रिजल्टिंग फ्रॉम कफ और स्नीज ऑफ इन्फेक्टेड पर्सन, जैसे ही कोई पर्सन खांसता है या छींकता है तो उसके जो ड्रॉपलेट्स हैं उनके जरिए यदि वो ड्रॉपलेट्स दूसरा पर्सन इनहेल कर लेता है तो उसमें ये बीमारी फैलती है। थ्रू कंटामिनेटेड ऑब्जेक्ट, और जो पर्सन है जिसको डिजीज है तो उसके जो ऑब्जेक्ट हैं जैसे पेन हैं, कॉपी हैं, कप हैं, डोर नोब्स हैं, जो डोर के जो दरवाजों के कुंडे होते हैं, कंप्यूटर कीबोर्ड वगैरह जो माउस वगैरह होते हैं उनके जरिए भी ये डिजीज फैलती है। उसके बाद मलेरिया, मलेरिया प्लाज्मोडियम के द्वारा फैलता है, जो कि एक प्रोटोजोन होता है, बहुत छोटा प्रोटोजोन होता है, स्पोरोजोट्स में आता है, स्पोरोजोइट्स। डिफरेंट स्पीसीज ऑफ प्लाज्मोडियम, पी वाइवैक्स, प्लाज्मोडियम वाइवैक्स, प्लाज्मोडियम मलेरिया, प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम, तो ये डिजीज फैलाने वाले कुछ प्लाज्मोडियम की स्पीसीज होती हैं। मैलिग्नेंट मलेरिया काज्ड बाय प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम, तो ज़्यादा जो बीमारी ज़्यादा फैलाई जाती है वो प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम के द्वारा फैलाई जाती हैं। मैलिग्नेंट का मतलब है फैलने वाली डिजीज। लाइफ साइकिल क्या रहता है प्लाज्मोडियम का? रिक्वायर 2 होस्ट, तो इसको 2 होस्ट की जरूरत होती है, एक ह्यूमन और एक मॉस्किटो। मॉस्किटो में फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो है, वो चाहिए होती है इनको अपना लाइफ साइकिल है पूरा करने के लिए। प्लाज्मोडियम एंटर्स ह्यूमन बॉडी एज स्पोरोजोइट्स इन्फेक्शियस फॉर्म थ्रू बाइट ऑफ द इन्फेक्टेड फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो, तो प्लाज्मोडियम हमारे शरीर में कैसे एंटर करता है? उसकी स्पोरोजोइट्स की फॉर्म में एंटर करेगा। एक स्पोर होते हैं छोटे छोटे बीज जैसी स्ट्रक्चर होती हैं, जो कि जैसे ही मच्छर है ना फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो काटता है तो वो उसके जो स्लाइवा उसके अंदर होता है और वो एक बारी ब्लड सर्कुलेशन में यदि चला जाता है। पैरासाइट इनिशियली मल्टीप्लाई विद इन द लीवर सेल, तो ब्लड सर्कुलेशन के जरिए वो लीवर सेल में चले जाते हैं और उसके बाद एक बारी वो मल्टीप्लाई कर लेते हैं, अपनी संख्या बढ़ा लेते हैं, उसके बाद आरबीसी है उनको इफेक्ट करना शुरू कर देते हैं, रिजल्टिंग इन दियर रप्चर, उनको नुकसान पहुंचाना शुरू करेंगे, उनको तोड़ना शुरू कर देते हैं। रप्चर ऑफ द आरबीसी इज एसोसिएटेड विद रिलीज ऑफ टॉक्सिक, जो जैसे रप्चरिंग होगी आरबीसी की तो वहां से टॉक्सिक सब्सटेंस है वो रिलीज शुरू होंगे जिसको हीमियोजोन बोलते हैं। काज चिल एंड हाई फीवर, इसी की वजह से जो लक्षण है, जो ठंड है कंपकपाती हुई ठंड लगेगी और हाई फीवर बुखार भी रहेगा। रिक्वरिंग एवरी 3 to 4 days, जो कि बीच बीच में कुछ टाइम हुआ उसके बाद ठीक हो गया, कुछ शाम हुआ, इस तरीके से अलग अलग टाइम में वो जो बुखार है वो होता रहता है। थ्रू मॉस्किटो बाइट्स एंटर मॉस्किटोज बॉडी एंड अंडरगो फर्दर डेवलपमेंट, और जैसे ही एक इन्फेक्टेड पर्सन को फिर ये मच्छर काटेगा तो इसके मच्छर के जो शरीर के अंदर वापस चला जाता है और मच्छर में आगे की जो डेवलपमेंट है वो होती है। पैरासाइट मल्टीप्लाई विद इन दैम टू फॉर्म स्पोरोजोइट्स दैट आर स्टोर्ड इन दियर सलेवरी ग्लैंड्स, जो पैरासाइट्स हैं उसके बाद वो अपनी संख्या बढ़ाते हैं और वो फिर स्पोरोजोइट्स बनाते हैं किसके अंदर? फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो के अंदर, और उनको फिर किसके अंदर स्टोर किया जाता है? सलेवरी ग्लैंड्स के अंदर, सलाइवा के अंदर आ जाते हैं। उसके बाद जैसे ही फिर वो आगे किसी भी इंसान को काटेंगे ये मच्छर तो स्पोरोजोइट्स हैं दोबारा फिर उसकी बॉडी के अंदर हैं वो बेच दिए जाते हैं। तो लाइफ साइकिल है जो प्लाज्मोडियम का, उसको डायग्राम से समझेंगे कि जैसे कोई भी यदि मॉस्किटो किसी भी हेल्थी पर्सन को काटता है तो जो स्पोरोजोइट्स हैं वो उसके ब्लड के अंदर भेज दिए जाते हैं और ये ब्लड सर्कुलेशन से लीवर में पहुंचेंगे, पैरासाइटिक फॉर्म होती हैं जो। उसके बाद लीवर के अंदर ये एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं, अपनी संख्या को बढ़ाते हैं, पहले लीवर सेल को डैमेज करेंगे, उसके बाद फिर वापस ब्लड सर्कुलेशन में आएंगे और उसके बाद फिर ये जो आरबीसी हैं उनको डैमेज करना स्टार्ट कर देते हैं। और जैसे ही आरबीसी को डैमेज करेंगे तो आरबीसी से
ही एक ऐसा टॉक्सिक सब्सटेंस हीमियोजिन बाहर निकलता है जो कि सिम्टम्स वगैरह हैं वो शो करता है, फिर शरीर के अंदर फीवर वगैरह है वो उनसे आते हैं। उसके बाद जो आरबीसी के अंदर ये जो प्लाज्मोडियम है वो अपना गैमेटोजेनेसिस है वो बना करता है, गैमेट्स बनाएगा, मेल और फीमेल गैमेट्स। इन मेल और फीमेल गैमेट्स को फिर जब मच्छर काटेगा वापस तो वो मेल फीमेल गैमेट्स हैं वो गैमेटोसाइट्स की फॉर्म में मच्छर में चले जाते हैं। उसके बाद जो मच्छर में फर्टिलाइजेशन होती है और उसके बाद फर्टिलाइजेशन के बाद जो स्पोरोजोइट्स फॉर्म बनती हैं, स्पोरोजोइट्स वो वापस फिर सलाइवरी ग्लैंड्स के अंदर स्टोर हो जाती हैं और जैसे ही फिर मच्छर काटेगा इस तरीके से फिर एक हेल्थी इंडिविजुअल में जाएंगी। तो यहाँ से हम देख सकते हैं जो एसेक्सुअल जो फेज होता है लाइफ साइकिल का वो मच्छर इंसानों में पूरा करता है, और जबकि मच्छर के अंदर जो होता है वो सेक्सुअल जो फेज है वो पूरा करता है। जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो इंसेक्ट के इनके मच्छरों के अंदर होती है। उसके बाद है हम यहाँ से एक आइडिया ले सकते हैं, जो भी हमने अभी डिजीज पढ़ी है, टाइफाइड है, निमोनिया है, कॉमन कोल्ड है, मलेरिया है, और इनके जो पैथोजन है किस किस चीज़ की वजह से फैलती है, मोड ऑफ एंट्री, ये बात हम पढ़ चुके हैं। बस यहाँ पे टेबलेट फॉर्म में एक जगह पे रखा, टारगेट ऑर्गन किस किस ऑर्गन को डैमेज करते हैं, सिम्टम क्या कुछ रहेंगे, इनके सेवर कंडीशन में क्या कुछ हार्म कर सकते हैं, ये क्या लक्षण रहेंगे, और कुछ अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो भी हम यहाँ से देख सकते हैं। जैसे वो टाइफाइड मैरी वाला जो पॉइंट था इनके बारे में जो बताता है। तो यहाँ से एक ओवरव्यू है, हम इन चारों डिजीज का वो ले सकते हैं। उसके बाद है अमीबोसिस, अमीबोइक डाइसेंसरी, जो अमीबा की वजह से पेचिस बीमारी होती है वो देखेंगे डिजीज। तो ये किस चीज़ की वजह से फैलती है, एंट अमीबा हिस्टोलिटिका की वजह से फैलती है, और ये लार्ज इंटेस्टाइन में इन्फेक्शन है वो क्रिएट करती है बड़ी आंत में। सिम्टम्स क्या रहेंगे, कॉन्स्टिपेशन, कब्ज रहेगा, पेट में दर्द रहेगा, क्रैम्प्स, जो जो बोल सकते हैं इसको उबार से गांठें से बनेंगी पेट में। उसके बाद स्टूल्स, मतलब क्रैम्प्स हैं, मसल्स अकड़ेंगी पेट की, ये भी बोल सकते हैं। स्टूल्स विद एक्सेस म्यूकस एंड ब्लड क्लॉट्स, तो यहाँ पे लूज मोशंस हैं वो लगेंगे, और जो म्यूकस है, ब्लड क्लॉट्स है वो लिए वो मिलेंगे। कैरियर्स, हाउस फ्लाइज है वो जो घर में मक्खी पाई जाती हैं वो फैलाती हैं इस बीमारी को, पैरासाइट्स को फ्रॉम फीसिज, जो भी एक्सक्रीटरी वेस्ट होता है उसके अंदर जब ये अमीबा होती हैं, ये एंट अमीबा हिस्टोलिटिका, तो उसको एक हेल्थी पर्सन के अंदर वहाँ पे लेके जाती हैं। कैसे, फूड प्रोडक्ट्स के ऊपर बैठती हैं ये और उस फूड प्रोडक्ट को कंटामिनेट कर देती हैं। सोर्स ऑफ इन्फेक्शन क्या रहता है, जैसे ही हम जो पानी है या फिर फूड है वो कंटामिनेटेड फूड या फिर वाटर लेते हैं तो उसके द्वारा हमारे शरीर के अंदर है वो ये अमीबा है वो चली जाती है, फिर वो लार्ज इंटेस्टाइन को इन्फेक्ट करती हैं। उसके बाद एस्कैरिसिस, काज्ड बाय एस्कैरिस, राउंड वॉर्म्स के द्वारा फैलती है, और वाउचेरिया है, फिलेरियल वॉर्म है, इनके द्वारा भी ये बीमारी है वो फैलती है। सिम्टम्स क्या रहेंगे, इंटरनल ब्लीडिंग, शरीर के अंदर ब्लीडिंग होती रहेगी, मस्कुलर पेन, मांसपेशियों में दर्द रहेगा, बुखार भी रहेगा, एनीमिया, अरक्तता, अब ब्लीडिंग होगी तो रक्त की कमी है वो होती रहेगी, ब्लॉकेज ऑफ इंटेस्टाइनल पैसेज, जो आंत है, आंतों का जो रास्ता है वो बंद हो जाता है। मोड ऑफ इन्फेक्शन किस वजह से फैलती हैं, एग्स ओ पैरासाइट, जो अंडे होते हैं पैरासाइट्स के वो एक्सक्रीटेड अलोंग विद फेसिस, जो एक्सक्रीटा होता है उसके साथ बाहर निकल जाते हैं और वो मिट्टी को दूषित करते हैं, वाटर को, प्लांट्स को, उनको दूषित करते हैं। और हेल्थी पर्सन एक्वायर इन्फेक्शन थ्रू कंटामिनेटेड वाटर, तो यदि कोई हेल्थी पर्सन है वो इनसे दूषित पानी को या वेजिटेबल्स को, फ्रूट्स को खाता है तो वो इन्फेक्टेड हो जाता है। तो पिक से हम देख सकते हैं जो इंटेस्टाइन के अंदर जो एस्कैरिस राउंड वॉर्म होता है वो डैमेज करता है जो, और जैसे ही वो अंदर इन्फेक्शन क्रिएट करता है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एब्डोमिनल पेन वो होता है। उसके बाद एलिफेंटिसिस, हाथी पाँव बीमारी बोलते हैं इसको, स्प्रेड बाय कंटामिनेटेड वाटर, वेजिटेबल, फ्रूट्स, तो ये भी कंटामिनेटेड वाटर है, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, इनसे फैलती हैं। पैथोजेंस आर ट्रांसमिटेड टू हेल्थी पर्सन थ्रू बाइट्स बाय फीमेल मॉस्किटो वेक्टर, तो जो पैथोजेंस हैं, जो डिजीकोजिंग ऑर्गेनिज्म है जो भी बीमारी फैलाते हैं वो ऑर्गेनिज्म वो एक हेल्थी पर्सन में फीमेल मॉस्किटो होती हैं कुछ, उनके द्वारा इन्फेक्टेड जो हेल्थी पर्सन है उनके अंदर ये डिजीज काजिंग ऑर्गेनिजम्स है वो लेके चले जाते हैं। काज्ड बाय फिलेरियल वॉर्म्स, फिलेरियल वॉर्म होते हैं वाउचेरिया, वाउचेरिया बैंक्रोप्टी, वाउचेरिया मेलाई, तो इनके द्वारा ये डिजीज फैलती हैं, ये भी राउंड वॉर्म्स में ही आते हैं। काज्ड ए स्लोली डेवलपिंग क्रोनिक इन्फ्लामेशन,
जिसे क्रोनिक का मतलब होता है एक्यूट और क्रोनिक। तो क्रोनिक है आराम आराम से जो बढ़ती रहे चीज, लंबे टाइम तक रहे, तो इन्फ्लेमेशन जलन रहती है ऑर्गन्स के अंदर। लिम्फेटिक वेसल्स है ऑफ लोअर लिम्स, तो जो हमारे पाँव होते हैं उनके अंदर जो लिम्फेटिक सिस्टम होता है, लिम्फ नोड्स वगैरह, लिम्फ वेसल्स वगैरह है, उनके अंदर इन्फेक्शन होता है और काफ़ी सालों तक ये बीमारी है वो बढ़ती रहती है। इफेक्ट जेनिटल ऑर्गन, तो ये जो जेनिटल ऑर्गन है, गोनेट्स हैं, तो उनको भी इफेक्ट करती हैं, रिजल्टिंग इन ग्रोस डिफॉर्मिटीज, जिसकी वजह से जो डिफॉर्मिटीज है, जो शरीर है वो बेढंगा सा दिखाई देना शुरू हो जाता है। जैसे हम पिक से समझ सकते हैं, जैसे एक पाँव नॉर्मल है और दूसरे पाँव में एलिफेंटिसिस हुई है, तो बहुत ज़्यादा फैलाव होता रहता है पाँव का, तो वो हाथी का पाँव होता है उस तरीके का बन जाता है। तो ये किसकी वजह से फैलती है? मेन चीज़ है वाउचेरिया बैंक्रोप्टी और वाउचेरिया मेलाई इन राउंड वॉर्म्स की वजह से फैलती है। उसके बाद रिंग वॉर्म, जो दाद होते हैं, काज्ड बाय फंजाई, फंजाई के वजह से फैलते हैं, बिलोंगिंग टू माइक्रोस्पोरम ट्राइकोफाइटन और एपिड्रोमोफाइटन। तो ये अलग अलग जीन्स हैं जिनकी जो स्पीसीज है रिंग वॉर्म्स है वो फैलाती हैं। मोस्ट कॉमन इन्फेक्शियस डिजीज इन मैन, तो इंसानों में बहुत आम है वो देखने को मिल जाती हैं। सिम्टम्स क्या रहेंगे? अपीयरेंस ऑफ ए ड्राई स्केली लेसन ऑन वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी सच एज स्किन, नेल्स एंड स्काल्प। तो जो शरीर है वहाँ पे कुछ ड्राई स्केली लेसन्स, कुछ निशान से हैं वो पड़ना शुरू हो जाते हैं, अलग अलग बॉडी पार्ट्स हैं उनके ऊपर, जैसे कि स्किन, त्वचा है, नेल्स हैं, नाखून है, स्काल्प, स्काल्प क्या होते हैं? जो सिर होता है, ठीक है, सिर की जो अलग अलग जो पोर्शन होते हैं वहाँ पे ये निशान पड़ते हैं। लेसन्स ऑन, लेसन्स आर अकम्पेंड बाय द इंटेंस ईचिंग, और साथ में जो लेसन्स जो निशान पड़ेंगे उसमें खुजली भी होती है। हीट एंड मॉइस्चर हेल्प दीज फंजाई, और फंगस के लिए जो इंपॉर्टेंट कंडीशन होती है ग्रोथ की, तो वो क्या है? उसमें उनको चाहिए और नमी चाहिए, उनके साथ ही यदि उनको ये मिलती है फंजाई को, तो ये अच्छे तरीके से ग्रो करती है, इन्फेक्शन ज़्यादा होता है। थ्राइव इन स्किन फोल्ड्स सच एज दोज इन द ग्रायोन्स और बिटवीन द टोज, तो ये किस जगह पे ज़्यादा रहते हैं? जो स्किन फोल्ड, जहाँ पे स्किन फोल्डिंग बना के होती है, जैसे जो टोज होते हैं अंगूठे वहाँ पे, और जो ग्रायोन्स, जो हमारे हाइंड लेग, जो लेग्स होती हैं, लेग्स जहाँ पे जॉइंट होती हैं, तो उस जगह पे भी जो फोल्डिंग है वहाँ पे भी इन्फेक्शन देखने को मिलता है। एक्वायर्ड फ्रॉम सोइल और बाय यूजिंग टावल्स, क्लोथेज, इवन कॉम्स ऑफ इन्फेक्टेड इंडिविजुअल, तो किस चीज़ की वजह से फैलती हैं? जो मिट्टी है, मिट्टी से भी इन्फेक्शन फैलता है, तौलिया है उनसे भी इन्फेक्शन, क्लोथेज कपड़ों से, और साथ में जो कंघी है इन्फेक्टेड पर्सन की यदि यूज करते हैं तो उनसे बीमारी फैल सकती है। तो रिंगों की हम पिक देख सकते हैं, दांत वगैरह जो होते हैं तो वो नॉर्मल देखने को मिलता है इंसानों में। उसके बाद प्रिवेंटिव मेजर, बचाव के, हम इन बीमारियों से बचाव के क्या क्या उपाय हैं वो कर सकते हैं। मेंटेनेंस ऑफ पर्सनल एंड पब्लिक हाइजीन, तो हम अपने शरीर की और अपने जो आसपास का जो सार्वजनिक क्षेत्र है उसकी साफ सफाई रख सकते हैं। पर्सनल हाइजीन में क्या जाता है? बॉडी को साफ सुथरा रखना, कंजप्शन ऑफ क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, फूड, वेजिटेबल, फ्रूट्स, और जो भी खाना वगैरह हम खाते हैं उसको साफ खाएं, साफ पानी पिएं, फूड जो वेजिटेबल फ्रूट हम मार्केट से लेके आते हैं उनको धो के खाएं। पब्लिक हाइजीन में क्या जाता है? प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ वेस्ट एंड एक्सक्रीटा, तो जो भी एक्सक्रीटा वगैरह होते हैं और जो वेस्ट होता है, घरों का जो कचरा होता है, उसका ठीक ढंग से निपटारा किया जाना चाहिए, उनको खुले में नहीं फेंकना चाहिए। पीरियडिक क्लीनिंग एंड डिसइंफेक्शन ऑफ वाटर रिजर्वोयर, पूल, कैश पूल्स एंड टैंक्स, तो जो भी अलग अलग वाटर रिसोर्सेज होते हैं, वाटर रिजर्वोयर होते हैं, पूल वगैरह होते हैं, कैश पूल्स भी इन्हीं से रिलेटेड होता है, और जो टैंक हैं, घरों की जो टंकियां हैं, उनको टाइम टू टाइम साफ करना चाहिए, उनको डिसइंफेक्टेड करना चाहिए। ऑब्जर्विंग स्टैंडर्ड प्रैक्टिसेज ऑफ हाइजीन इन पब्लिक कैटरिंग्स, जो कैटरिंग का सामान होता है जो कि विवाह शादियों में देखने को मिलता है, तो उनकी भी टाइम टू टाइम साफ सफाई की जानी चाहिए। उसके बाद जो वेक्टर होते हैं, बीमारियां फैलाने वाले वेक्टर, उनसे कैसे निपटा जा सकता है, उनको कैसे हम कंट्रोल कर सकते हैं, उनको खत्म कर सकते हैं। अवॉइडिंग स्टैग्नेशन ऑफ वाटर, पानी को खड़ा नहीं रहने देना चाहिए कहीं पे भी, अराउंड रेजिडेंशियल एरिया, खासकर जहाँ पे जो लोग रहते हैं उस आसपास पानी को खड़ा नहीं रहने देना चाहिए। रेगुलर क्लीनिंग ऑफ हाउस होल्ड कूलर, जो कूलर हम यूज़ करते हैं गर्मियों में उनके अंदर भी साफ सफाई रेगुलर की जानी चाहिए। यूज ऑफ मॉस्किटो नेट, जो मच्छरदानी है उसका इस्तेमाल करना चाहिए। इंट्रोड्यूसिंग, क्योंकि मच्छरों से भी काफ़ी इन्फेक्शन होते हैं। इंट्रोड्यूसिंग फिश लाइक गैम्बूसिया इन पॉन्ड्स दैट फीड ऑन मॉस्किटो लार्वा, तो जो तालाब वगैरह होते हैं उनमें जो मछलियां हैं
उनके जो बीज वगैरह होते हैं वो डालने चाहिए, जो गैम्बूसिया मछली है खासकर उसके, जो कि मॉस्किटो के जो लार्वा है उनको खा जाती हैं। ये जो मच्छर हैं वो वहाँ पे नहीं पनपेंगे। फिर स्पेयरिंग ऑफ इंसेक्टिसाइड इन डिचीज, ड्रेनेज एरिया एंड स्वैम्प्स। तो इंसेक्टिसाइड्स जो कीटनाशक हैं उनका छिड़काव करना चाहिए। डिचीज जो नालियाँ होती हैं, ड्रेनेज एरिया जो ज़्यादा बड़े नाले होते हैं, गंदे नाले, और स्वैम्प्स दलदली क्षेत्र है, वहाँ पे इनका छिड़काव किया जाना चाहिए। डोर्स एंड विंडोज विद वायर मैश टू प्रिवेंट, और जो डोर हैं, दरवाजे हैं, खिड़कियां हैं, वो भी जो जाली होती हैं वो लगवा के रखनी चाहिए, ताकि जो एंट्री है वेक्टर्स की उनको रोका जा सके। डिजीज से बचने के लिए जो इम्यूनाइजेशन है, टीकाकरण है, वो भी एक प्रिवेंटिव मेजर्स में आता है, जिसके अंदर यूज ऑफ वैक्सीन्स एंड इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम्स, जिसके अंदर जो टीके हैं, वैक्सीनेशन है जो, और इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम है वो आ जाते हैं, जो अलग अलग टाइम पे टीकाकरण प्रोग्राम चलते हैं। टू कम्प्लीटली इरेडिकेट ए डेडली डिजीज लाइक स्मॉल पॉक्स, तो किसी भी बीमारी को बिल्कुल जड़ से ख़त्म करने के लिए तो जो इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम है वो चलाए जाते हैं। और जैसे डिजीज के जो डेडली डिजीज है वो स्मॉल पॉक्स होती हैं, उसी प्रकार से कुछ अदर टाइप के इन्फेक्शन है, जैसे पोलियो है, डिप्थीरिया है, डिप्थीरिया गलघोटू बीमारी होती है, निमोनिया है, टेटनस हड्डियों की बीमारी होती है। तो इनको रोकने के लिए भी जो इम्यूनाइजेशन है, वैक्सीनेशन है, वो यूज की जाती हैं। बायोटेक्नोलॉजी इज एट वर्ज ऑफ मेकिंग अवेलेबल न्यूअर एंड सेफर वैक्सीन्स, तो बायोटेक्नोलॉजी भी आज उस लेवल पे पहुंच गई है कि जहाँ पे जो नए नए और सेफर जो वैक्सीन्स हैं वो बनाई जा चुकी हैं, और हर बार उनके अंदर कुछ अपडेशन है वो भी देखने को मिलती हैं, जिसकी वजह से उनके जो साइड इफेक्ट वगैरह हैं वो भी कम देखने को मिलेंगे। डिस्कवरी ऑफ एंटीबायोटिक्स एंड वेरियस अदर ड्रग्स इफेक्टिवली ट्रीट इन्फेक्शियस डिजीज, तो जो नई नई एंटीबायोटिक्स हैं और जो वेरियस अदर ड्रग्स हैं वो भी ऐसे इन्फेक्शियस डिजीज को ठीक करने के लिए काफ़ी कारगर सिद्ध होती हैं। इम्यूनिटी की डेफिनेशन, ओवरऑल एबिलिटी ऑफ होस्ट टू फाइट डिजीज काजिंग ऑर्गेनिज्म कन्फर्ड बाय इम्यून सिस्टम, तो इम्यून सिस्टम के द्वारा हमारे शरीर को ऐसी एबिलिटीज प्रोवाइड की गई होती है, ऐसी एबिलिटीज होती हैं जो कि डिजीज काजिंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनसे वो लड़ सके। बॉडी इज अनेबल एबल टू डिफेंड इटसेल्फ फ्रॉम मोस्ट ऑफ दीज फॉरेन एजेंट्स, तो हमारा जो शरीर है वो अपने आप को सुरक्षित कर लेता है इम्यून सिस्टम के द्वारा, जो अलग अलग प्रकार के जो फॉरेन एजेंट्स हैं उनसे। टू टाइप्स की होती है, इनेट इम्यूनिटी जो जन्मजात होती है, और एक्वायर्ड इम्यूनिटी जो कि एक्वायर की जाती है अलग अलग टाइम पे एनवायरनमेंट के अंदर। तो हम एक ओवरऑल व्यू लेते हैं सबसे पहले इम्यूनिटी का। इम्यूनिटी इनेट और एक्वायर्ड दो टाइप की होती है। इनेट नॉन स्पेसिफिक होती है, नेचुरल होती है, शरीर में पहले से होती है, जबकि एक्वायर्ड को प्राप्त किया जाता है, ये स्पेसिफिक होती है, अलग अलग बैक्टीरिया के प्रति अलग अलग रिस्पॉन्स है वो शो करती हैं। इनेट के अंदर जैसे स्किन है, स्क्रीसन है, अलग अलग जो HCl वगैरह हैं, म्यूकस वगैरह हैं, फैगोसाइट्स सेल्स होती हैं जो कि निगल जाती हैं माइक्रोब्स वगैरह को, पैथोजेंस को। REC रिक्रिएशनल इम्यूनिटी होती है ये। इन्फ्लेमेशन जो भी जलन वगैरह होती है, खासकर जहाँ पे जब एंटीबॉडी और एंटीजेंस के बीच में इंटरेक्शन होती है, इन्फ्लेमेशन वहाँ भी होती है। के नेचुरल किलर सेल होती हैं, इंटरफेरोन्स वायरल सेल्स हैं वो रिलीज करती हैं, और इसी प्रकार से कॉम्प्लीमेंट हैं, तो वो नेचुरल या फिर इनेट इम्यूनिटी में आते हैं। जबकि एक्वायर्ड इम्यूनिटी में दो टाइप की आ जाती हैं, बी सेल और टी सेल। बी सेल है ह्यूमरल रिस्पॉन्स पैदा करती है, और जो टी सेल है वो सेल मेडिएटेड रिस्पॉन्स, ये आगे हम देखेंगे। बी सेल्स में मेमोरी बी सेल्स होती हैं, प्लाज्मा सेल्स होती हैं, और प्लाज्मा सेल काफ़ी अलग अलग टाइप की जो एंटीबॉडी हैं वो क्रिएट करती हैं, जबकि जो टी सेल्स हैं वो मदद करती हैं खासकर बी सेल्स की एंटीबॉडी को प्रोड्यूस करने में, और उसमें हेल्पर सेल्स आ जाती हैं, सप्रेसर आ जाती हैं, किलर आ जाती हैं, और मेमोरी टी सेल्स भी आ जाती हैं। टाइप हैं टी सेल और बी सेल्स के। उसके बाद हैं सबसे पहले इनेट इम्यूनिटी, नॉन स्पेसिफिक टाइप ऑफ डिफेंस। ये आत्म सुरक्षा का नॉन स्पेसिफिक टाइप होता है, जिसमें मतलब जो भी माइक्रोब्स है, हर टाइप के माइक्रोब्स के प्रति एक ही टाइप का जो रिस्पॉन्स है वो तैयार किया जाता है, और ये जन्म से प्राप्त होती है किसी भी इंडिविजुअल को। अकम्प्लिश्ड बाय प्रोवाइडिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैरियर, हमारे शरीर में अलग अलग प्रकार के जो बैरियर्स, जो एक रुकावटें होती हैं, वो फॉरेन
एजेंट्स को रोक के रखती हैं, वो शरीर में एंटर नहीं करने देती। कंसिस्ट ऑफ 4 टाइप्स ऑफ बैरियर, 4 प्रकार के बैरियर की इनेट इम्यूनिटी बनी होती है। सबसे पहले फिजिकल बैरियर, और जिसके अंदर जो स्किन है वो सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं, जो ज़्यादातर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को रोक के रखती हैं, शरीर के अंदर एंटर नहीं करने देती। म्यूकस, जो कि रेस्पिरेटरी, जो हमारे सांस लेने वाली नली है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल है, मतलब जो हमारी पेट और जो आंतों की नली है, स्टमक की जो नली है, अंदर वाली जो लाइनिंग है, यूरोनोजेनिटल मतलब यूरिन और जेनिटल ऑर्गन है, उनकी जो डक्ट हैं उनके अंदर म्यूकस प्रेजेंट होता है, और जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ट्रैप कर लेता है, ट्रैप मतलब पकड़ता है और अपने शरीर के अंदर डैमेज करने से उनको रोकता है। फिजियोलॉजिकल बैरियर क्या आ जाते हैं, जो इंटरनल स्ट्रक्चर्स के अंदर कुछ जैसे सिक्रीशन वगैरह होती हैं, जैसे एसिड इन स्टमक, हमारे पेट के अंदर जो एसिड है वो रिलीज होता है, सलाइवा हमारे माउथ के अंदर रिलीज होती है, और जो आंखों में टीयर्स होते हैं तो वो क्या करते हैं, माइक्रोबियल ग्रोथ को रोकने का काम करते हैं। सेलुलर बैरियर्स क्या आते हैं, ल्यूकोसाइट्स लाइक, जो WBC टाइप के कुछ पॉलीमॉर्फो का मतलब अलग अलग टाइप की फॉर्म में देखने को मिलते हैं। न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट कहते हैं इनको, PMNL, न्यूट्रोफिल्स आ जाते हैं, जो कि सेल के अंदर हैं, एंटर करने से रोकते हैं पैथोजेंस को। जैसे मोनोसाइट्स हैं, नेचुरल किलर सेल्स हैं, ये एक लिम्फोसाइट्स का ही टाइप होते हैं इनके सेल, जो हमने पढ़ा था, इन ब्लड एंड मैक्रोफेजिज इन टिश्यू, टिश्यू के अंदर स्पेशल टाइप की सेल पाई जाती है मैक्रोफेजिज। वो क्या करती हैं, फैगोसाइटोज का मतलब है जो पैथोजेंस हैं उनको निगल जाती हैं और उनको डिस्ट्रॉय कर देती हैं, उनको नष्ट कर देती हैं। साइटोकाइन बैरियर क्या होते हैं, ये वायरस इन्फेक्टेड सेल के द्वारा सिक्रीट किए जाने वाले कुछ स्पेशल प्रोटीन के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है, जैसे जो इंटरफेरोन है वो रिलीज किए जाते हैं, स्पेशल टाइप का प्रोटीन जो वायरस इन्फेक्टेड सेल ही रिलीज करती हैं, जो आसपास की सेलों को सिग्नल दे देती हैं कि अपने प्रति जो भी रिस्पॉन्ड है, जो भी उन्होंने प्रिपरेशन करनी है वो तैयार करें। तो आसपास की सेल को बचाने के लिए ये जो इंटरफेरोन है वो रिलीज किया जाता है। उसके बाद है एक्वायर्ड इम्यूनिटी, पैथोजन स्पेसिफिक एंड कैरेक्टराइज्ड बाय मेमोरी। तो ये पैथोजन स्पेसिफिक होती है, अलग अलग बैक्टीरिया वायरस के प्रति अलग अलग टाइप का रिस्पॉन्ड है वो शो करती है, अलग अलग टाइप की एंटीबॉडी बनती है इसमें। और इसके अंदर एक खास बात होती है मेमोरी की, मेमोरी का मतलब ये याद रखती है अलग अलग टाइप के जो इंट्रैक्शन होते हैं उनके अंदर। तो कैसे, जैसे हमारी बॉडी एक बार एनकाउंटर करती है पैथोजन से, यदि हमारे शरीर में एक बार पैथोजन एंटर कर जाते हैं तो उससे जो रिस्पॉन्ड तैयार होता है शरीर में, जो भी एक्शन लिया जाता है उनके प्रति एंटीबॉडीज के द्वारा, उसको प्राइमरी रिस्पॉन्स बोलते हैं, और वो थोड़ा स्लो रहता है, स्लो इंटेंसिटी मतलब इतना ज़्यादा कारगर नहीं होता। जबकि जो सब्सटिक्वेंट इनकाउंटर, जो उसके बाद इनकाउंटर होता है शरीर में उसी पैथोजन के द्वारा, तो उसको एकदम से एलिसाइट्स का मतलब है एकदम से ऐसा एंटीबॉडीज के द्वारा हाईली इंटेंसिफाइड रिस्पॉन्स तैयार किया जाता है, जो कि पहले वाले से बड़ा तेज होता है, फास्ट होता है, शोइंग दैट आवर बॉडी हैज मेमोरी ऑफ। और इससे ये पता लगता है कि हमारे शरीर के अंदर फर्स्ट एनकाउंटर जो हुआ था ऑर्गेनिज्म उनके पैथोजन के साथ, वो याद रहता है कहीं ना कहीं कि पहले उस टाइम उन बैक्टीरिया वगैरह से कैसे निपटा गया था, उसी टाइप के जो कॉन्सेप्ट है लास्ट बाद में लगा के उनको जल्दी जल्दी निपटाया जाता है। प्राइमरी एंड सेकेंडरी रिस्पॉन्स आर कैरिड आउट बी लिम्फोसाइट एंड टी लिम्फोसाइट। जो प्राइमरी और सेकेंडरी जो हमने ये रिस्पॉन्स देखे हैं उनमें जो मेन रोल प्ले करती हैं वो बी लिम्फोसाइट्स हैं, लिम्फोसाइट मतलब लिम्फ के अंदर पाई जाने वाली सेल्स, और टी लिम्फोसाइट्स हैं। तो ये अलग अलग नाम क्यों हैं, बोन मैरो में जो मैच्योर होती हैं तो वो लगभग लिम्फोसाइट्स बी लिम्फोसाइट होती हैं, और जो टी का मतलब थाइमस के अंदर इनकी मैच्योरेशन होती है, आगे देखेंगे हम बी और टी लिम्फोसाइट्स को, तो इनके द्वारा ये रिस्पॉन्ड है वो दिए जाते हैं। एंटीबॉडीज क्या होती हैं, एक आर्मी सेना होती है ये प्रोटीन्स की जो प्रोड्यूस किए जाते हैं बी लिम्फोसाइट्स के द्वारा, किसके लिए, टू फाइट पैथोजन, जो डिजीज काजिंग ऑर्गेनिजम्स है हमारे ब्लड के अंदर खासकर, उनको मारने के लिए तैयार किए जाते हैं। टी लिम्फोसाइट्स ये बी लिम्फोसाइट्स की मदद करती है ये सेना तैयार करने में। टू टाइप्स ऑफ एक्वायर्ड इम्यून रिस्पॉन्स, दो प्रकार के जो इम्यून रिस्पॉन्स है वो दिए जाते हैं शरीर के द्वारा। एक ह्यूमरल इम्यून रिस्पॉन्स जो कि ब्लड में दिया जाता है, जो ब्लड में जितनी एंटीबॉडीज हैं वो ह्यूमरल रिस्पॉन्स के लिए बनी होती हैं। ह्यूमरल का मतलब है सबसे पहले यदि इन्फेक्शन होता है तो वो ब्लड में पहुंचता है एंटीजन वगैरह, और ब्लड से वो अलग अलग पार्ट्स में अलग अलग सेल में एंटर कर जाता है, तो ब्लड में उससे जो निपटने का काम है वो एंटीबॉडीज करती हैं, उसको ह्यूमरल रिस्पॉन्स बोलते हैं। जबकि सेल मेडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स, जब एक बार सेल के अंदर या फिर टिश्यू के अंदर कोई भी बैक्टीरिया वगैरह है वो एंटर कर जाता है तो उस टाइम पे जो रिस्पॉन्स दिया जाता है शरीर के द्वारा
और वो खासकर टी लिम्फोसाइट्स के द्वारा दिया जाता है, तो वो सेल मेडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स होता है, CMI भी बोलते हैं इसको। उसके बाद स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडी। प्रत्येक जो एंटीबॉडी है वो 4 पेप्टाइड चेन की बनी होती है, जिसके अंदर 2 लाइट चेन होती हैं, 2 हल्की चेन होती हैं, छोटी चेन होती हैं और जबकि 2 बड़ी चेन होती हैं, और उनको रिप्रेजेंट किया जाता है H2L2 के द्वारा। डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंटीबॉडीज आर प्रोड्यूस्ड इन आवर बॉडी। हमारे शरीर में बहुत अलग अलग प्रकार की एंटीबॉडीज हैं, उनको तैयार किया जाता है, जैसे कि IgA, IgM, IgG और IgE। IgE है जो एलर्जी के प्रति एंटीजन एंटीबॉडी तैयार की जाती है, और जबकि IgA है वो कोलोस्ट्रोम में प्रेजेंट होती है, जो कि मदर जो लैक्टेशन के टाइम पे, जो शुरुआती टाइम पे रिलीज करती है, जो हमने चैप्टर नंबर 3 में भी डिस्कस किया है 12th क्लास के अंदर ही। उसके बाद स्ट्रक्चर है वो देखते हैं हम एंटीबॉडी की। इसके अंदर हम देख सकते हैं जो हैवी चेन है वो क्या है, जो ब्लू कलर का आपको पोर्शन दिखाई दे रहा है, वो एक जो लंबी चेन है वो हैवी चेन होती हैं दोनों साइड में, और उनके साथ में 2 जो लाइट चेन है वो डाइसल्फाइड बॉन्ड के द्वारा जुड़ी होती हैं। ऊपर वाला जो पोर्शन है थोड़ा पर्पल कलर में, वो वेरिएबल पोर्शन होता है, और यही पोर्शन है जो एंटीजन के साथ बाइंड करता है, एंटीजन को डैमेज करता है। और नीचे एक टाइप का जो कांस्टेंट प्रोपोर्शन होता है, एक जैसा दिखाई देता है, जो वो कांस्टेंट प्रोपोर्शन होता है। उसके बाद CMI, सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी। ग्राफ्ट इम्प्लांटेशन का मतलब है जब एक ऑर्गन, एक शरीर से जो ऑर्गन वगैरह, ऑर्गन डोनर वगैरह होते हैं, जैसे वो ऑर्गन डोनेट करते हैं दूसरे शरीर में, जब डाले जाते हैं तो उस केस में उनको ग्राफ्ट इम्प्लांटेशन ही बोलते हैं। तो उसमें कैसे रोल प्ले करती हैं। ट्रांसप्लांटेशन ड्यूरिंग ह्यूमन ऑर्गन फेलियर। कई बार कुछ लोगों के जो ऑर्गन हैं वो फेल हो जाते हैं, काम करना रुक जाता है, जैसे हार्ट है, आइज हैं, लीवर हैं, किडनी हैं, तो उनके लिए क्या उपचार रहता है कि किसी भी पेशेंट को इन ऑर्गन को बाहर से किसी डोनर से लेके इनके अंदर इंट्रोड्यूस करवाया जाता है, और ताकि वो नॉर्मल लाइफ है वो स्पेंड कर सकें। देन ए सर्च बिगिन। तो जब पर्सन के ऑर्गन फेलियर हो जाते हैं तो एक सुटेबल डोनर को की तलाश की जाती है, और जो ग्राफ्ट है फ्रॉम जस्ट एनी सोर्स, किसी भी और किसी भी इंडिविजुअल से हम ऐसे ग्राफ्ट उठा के ऐसे पेशेंट में नहीं डाल सकते, क्योंकि वो जो ग्राफ्ट्स हैं वो या तो उसी टाइम रिजेक्ट हो जाते हैं शरीर के द्वारा, या फिर बाद में भी रिजेक्ट हो सकते हैं। सेल मेडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स जो होता है CMI, वो इस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, जो कि ये पहचान करता है कि शरीर का जो सिस्टम है खुद का क्या है, और जो बाहर से आई हुई चीज़ें हैं वो क्या है, नॉन सेल्फ जिसको बोलते हैं। टिश्यू मैचिंग एंड ब्लड ग्रुप मैचिंग। जिस प्रकार से ब्लड ग्रुप मैचिंग के बाद ही ब्लड ट्रांसफ्यूजन करवा जाते हैं, ब्लड जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में चढ़ाया जाता है, तो इसी प्रकार से जो टिश्यू मैचिंग होती है वो जरूरी की जाती है जब ये ग्राफ्ट ट्रांसप्लांट किए जाते हैं, उससे पहले। एंड इवन आफ्टर दिस पेशेंट हैज टू बी टेक इम्यूनो। और इसके बाद भी जो पर्सन है जिसको ये ग्राफ्ट इम्प्लांट किए हैं उनको पूरी ज़िंदगी भर इम्यूनोसप्रेसेंट ड्रग्स यूज करने पड़ते हैं, जो कि इम्यून सिस्टम को दबा के रखते हैं, थोड़ा सा वो फुल रिस्पॉन्स नहीं शो कर पाते। तो जो ग्राफ्ट ट्रांसप्लांटेशन होती हैं, तो इनसे बचने के लिए ज़्यादा जो पर्सन है वो डोनर जो ढूंढा जाता है वो रिलेटिव ही ढूंढा जाता है, क्योंकि जितना ज़्यादा रिलेटिव में क्लोज रहेगा तो उसके अंदर जो ग्राफ्ट रिजेक्शन है उसके जो चांसेज हैं वो कम हो जाते हैं। उसके बाद एक्टिव एंड पैसिव इम्यूनिटी वो देखेंगे, एक्वायर्ड इम्यूनिटी के टाइप हैं ये। एक्टिव इम्यूनिटी क्या होती है, व्हेन ए होस्ट इज एक्सपोज्ड टू एंटीजन फॉर्म ऑफ लिविंग और डेड माइक्रोब्स और अदर प्रोटीन्स, एंटीबॉडीज आर प्रोड्यूस्ड इन द होस्ट बॉडी। तो इसमें क्या किया जाता है, एक होस्ट पर्सन को, जो कोई भी पर्सन है उसको एंटीजन के प्रति एक्सपोज किया जाता है, उसके अंदर एंटीजन है वो डाले जाते हैं, हो सकता है वो लिविंग भी हो, डेड भी हो सकता है कुछ अदर प्रोटीन है वो शरीर में डाले जाते हैं, जिससे कि जो पर्सन है वो एंटीबॉडीज है वो प्रोड्यूस कर सके, ऑर्गेनिज्म से लड़ने के लिए जो अपनी कैपेबिलिटी है उसको बना सके। स्लो एंड टेक टाइम टू गिव इट्स फुल इफेक्टिव रिस्पॉन्स। इसको टाइम है ज़्यादा लगता है, और ये जो प्रोसेस है बड़ी स्लो होती है अपना जो इफेक्टिव रिस्पॉन्स, ताकि फुल दे सके, उसके प्रति टाइम बहुत ज़्यादा लगता है इसमें। जैसे एग्जांपल है इंजेक्टिंग माइक्रोब्स डिलिबरेटली ड्यूरिंग द इम्यूनाइजेशन और इन्फेक्शियस ऑर्गेनिजम्स। जब इन्फेक्शन वगैरह हो जाते हैं, डिजीज वगैरह हो जाती हैं, तो उस टाइम पे जो भी टीकाकरण वगैरह, इंजेक्शन वगैरह यूज किए जाते हैं, वो इसी का एग्जाम्पल है एक्टिव इम्यूनिटी का। जबकि जो पैसिव इम्यूनिटी है उसके अंदर क्या होता है, जब रेडीमेड एंटीबॉडीज हैं वो डायरेक्टली इंट्रोड्यूस की जाती हैं किसी भी पर्सन है उसकी
बॉडी को फॉरेन एजेंट से बचाने के लिए। तो जैसे ऊपर वाले में देखे हमने, एंटीबॉडी शरीर खुद तैयार करता है, बस उसका एक किस प्रकार की एंटीबॉडी तैयार की जानी है उसमें मदद की जाती है बाहर से कुछ डेड माइक्रोब्स को यूज करके। लेकिन इनके अंदर जो बनी बनाई एंटीबॉडीज हैं वो बाहर से यूज की जाती हैं किसी भी फॉरेन एजेंट से बचने के लिए। एग्जाम्पल है जैसे जो एंटीबॉडीज हैं फीटस के अंदर जाती हैं, जब उसकी डेवलपमेंट हो रही होती है मदर वोम के अंदर, तो प्लेसेंटा से वो एंटीबॉडीज हैं फीटस के अंदर डिलीवर की जाती हैं। और जो कोलोस्ट्रोम होता है, जो येलोइश फ्लूइड होता है मदर मिल्क में रहता है, जो इनिशियल डेज ऑफ लैक्टेशन, जो कि शुरुआती टाइम में, जो लैक्टेशन का शुरुआती टाइम है उस टाइम में रिलीज किया जाता है मेमोरी ग्लैंड्स के द्वारा, उसके अंदर भी काफ़ी एंटीबॉडीज प्रेजेंट होती हैं, जैसे IgA टाइप की एंटीबॉडीज जो कि इन्फेंट को प्रोटेक्ट करती हैं अलग अलग डिजीज से, अलग अलग बैक्टीरियल या फिर वायरल जो पैथोजन हैं उनसे। उसके बाद है वैक्सीनेशन एंड इम्यूनाइजेशन। एक्टिव इम्यूनाइजेशन, जैसे हमने इम्यूनिटी के टाइप पढ़े हैं एक्टिव पैसिव, इसी प्रकार के इम्यूनाइजेशन भी एक्टिव एंड पैसिव होता है, मतलब दोनों का सेम ही है। प्रिपेयर्ड एंटीजेनिक प्रोटीन्स ऑफ पैथोजेंस और इनएक्टिवेटेड एंड वीकेंड पैथोजेंस वैक्सीन आर इंट्रोड्यूस्ड इनटू द बॉडी। तो इसके अंदर क्या है, जो एंटीजेनिक प्रोटीन है वो तैयार किए जाते हैं, पहले से बने बनाए प्रोटीन्स हैं या किसके पैथोजेंस के, या फिर इनएक्टिवेटेड पैथोजेंस हैं वो शरीर के अंदर इंट्रोड्यूस किए जाते हैं। और इसी किस प्रिंसिपल पे काम करता है ये, बेस्ड अपॉन द प्रॉपर्टी ऑफ मेमोरी ऑफ इम्यून सिस्टम। ये जो मेमोरी होती है इम्यून सिस्टम की, जो पुराने टाइम पे, जो पहले टाइम पे इनकाउंटर हुआ था एंटी इनके साथ एंटीजन के साथ, उनको याद रखते हैं, जैसे अपना जो इम्यून सिस्टम है उस बेस पे ये काम करता है एक्टिव इम्यूनाइजेशन। एंटीबॉडीज प्रोड्यूस्ड इन बॉडी अगेंस्ट दीज एंटीजन्स वुड न्यूट्रलाइज पैथोजेनिक एजेंट्स ड्यूरिंग द एक्चुअल इन्फेक्शन। तो क्या करता है कि जो इनएक्टिवेटेड, जो हमने वीकेंड पैथोजन डाले थे उनको याद रखता है जो हमारा इम्यून सिस्टम है, और जब एक्चुअल इंट्रैक्शन होती है, इन्फेक्शन, जब एक्चुअल इन्फेक्शन होता है उस टाइम पे जो पैथोजेनिक एजेंट्स हैं उनको न्यूट्रलाइज करने में रोल प्ले करता है, उनको ख़त्म करने में अपना अहम रोल प्ले करेगा। वैक्सीन आल्सो जनरेट मेमोरी, और वैक्सीन का काम साथ में जो बी और टी सेल्स हैं उनको पैदा करना भी होता है, दैट रिकॉग्नाइज पैथोजेंस क्विकली एंड प्रोड्यूस मैसिव ऑफ द एंटीबॉडीज, जो क्या करते हैं जल्दी जल्दी पैथोजन को पता कर सकते हैं, उनको पहचान सकते हैं, और जो मैसिव एंटीबॉडीज हैं उनको तैयार करते हैं, बहुत ज़्यादा संख्या में एंटीजन है उनको, एंटीबॉडीज है उनको तैयार कर लेते हैं। पैसिव इम्यूनाइजेशन क्या होता है, क्विक इम्यून रिस्पॉन्स गिवन टू ए पर्सन इन्फेक्टेड विद सम डेडली माइक्रोब्स। तो कुछ टाइम पे कुछ माइक्रोब्स बहुत ज़्यादा डिजीज जो डेथ तक कोज कर सकते हैं, तो जब वो शरीर के अंदर एंटर कर जाते हैं तो उनके प्रति जो एकदम से फास्ट जो रिस्पॉन्स है वो पैसिव इम्यूनाइजेशन के द्वारा दिया जाता है। जैसे एग्जांपल है टेटनस है, इन केस ऑफ स्नेक बाइट्स हैं। इन केसेज में क्या रहता है कि यदि हमारे शरीर को टाइम लगता है, वैसे तो जब एंटीबॉडी वगैरह तैयार करता है तो उस टाइम तक तो क्या रहेगा कि जो स्नेक बाइट्स में जो विनोम होता है वो बड़ा फास्ट काम करता है, शरीर को डैमेज करना शुरू कर देता है। यदि वेट करते रहें कि एंटीजन कब, एंटीबॉडीज कब तैयार हों, तो उस केस में तो बहुत लेट हो जाएगा, डेथ ही हो जाएगी पेशेंट की। तो उस केस में क्या किया जाता है, जो रेडीमेड जो एंटीबॉडीज हैं वो शरीर के अंदर इंजेक्ट की जाती हैं ताकि जो फास्ट रिस्पॉन्स है वो दिया जा सके। और इसके अंदर जो वैक्सीनेशन इम्यूनाइजेशन में, इसमें जो RDT है, रिकम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी, वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अलाउड प्रोडक्शन ऑफ एंटीजेनिक पॉलीपेप्टाइड ऑफ पैथोजन इन बैक्टीरिया और यीस्ट ऑन लार्ज स्केल। अब जैसे ह्यूमन पॉपुलेशन अब बहुत ज़्यादा इंक्रीज होती जा रही हैं, और इतने ज़्यादा लोगों के जो डिजीज़ वगैरह होती हैं तो बहुत ज़्यादा मात्रा में वैक्सीनेशन भी चाहिएगी। तो इतने ज़्यादा लार्ज स्केल पे जो वैक्सीनेशन है उसको प्रोड्यूस करने के लिए जो बैक्टीरिया और यीस्ट हैं उनका यूज किया जाता है। जैसे हेपेटाइटिस B वैक्सीन है वो यीस्ट से तैयार की जाती हैं। उसके बाद एलर्जीज। एलर्जी क्या होती हैं, एक्सक्रेटेड रिस्पॉन्स ऑफ द इम्यून सिस्टम टू सर्टेन एंटीजन प्रेजेंट इन द एनवायरनमेंट। कई बार हमारा शरीर है जो कुछ ओवर एक्शन प्रोड्यूस कर लेता है, कुछ ज़्यादा ओवर एक्टिविटी प्रोड्यूस करता है जितने की ज़रूरत नहीं होती। कई बार एक्सक्रेटेड रिस्पॉन्स उसी को बोलते हैं, जो एक्स्ट्रा रिस्पॉन्स दिया जाता है शरीर के द्वारा, उसको एलर्जी बोलते हैं। और ये किस चीज़ से शुरुआत होती है इसकी, स्नीजिंग, छींक से। और जब भी हम किसी नई जगह पे जाते हैं तो कई बार वहाँ पे जो स्नीजिंग वगैरह होती हैं या फिर जो वीजिंग वगैरह होती हैं
वीजिंग भी इसी से मिलता जुलता होता है, जो कि गड़गड़ाहट वगैरह होती है जो शरीर में, गले में, तो वो भी इसी की वजह से होती है, एलर्जी की वजह से। कुड बी बिकॉज ऑफ एलर्जी टू पोलन। तो किस किस चीज़ की एलर्जी की वजह से हो सकती है? जो पोलन ग्रेन वगैरह होते हैं, माइट्स, छोटे कीट वगैरह होते हैं, उनकी वजह से एलर्जी वो क्रिएट की जाती है। इन्हीं को एलर्जन बोलते हैं। जो सब्सटेंस इम्यून रिस्पॉन्स को प्रोड्यूस करते हैं, ओवर प्रोड्यूस करते हैं, उन्हीं को एलर्जन बोला जाता है। जो एलर्जी कोज करते हैं उन्हीं को एलर्जन बोलेंगे। और एलर्जी के टाइम पे जो शरीर में एंटीबॉडी तैयार की जाती है वो आईजीई टाइप की है। ये एक नंबर का क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है कि कौन सी एंटीबॉडी है वो काम करती है एलर्जी के केस में। सिम्टम्स क्या रहेंगे? स्नीजिंग, छींक आएंगी, आंखों से पानी रहेगा, वाटरी आई का मतलब आंखों में पानी रहेगा, नोज रनिंग, बहती हुई नाक, और डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, सांस लेने में भी प्रॉब्लम है, कठिनाइयाँ हो रहेगी। एलर्जी ड्यू टू रिलीज ऑफ केमिकल लाइक हिस्टामिन। और जो बायोलॉजिकल रीजन है एलर्जी का वो क्या रहता है? हमारी जो मास्ट सेल होती हैं शरीर के अंदर, वो कुछ सब्सटेंस है वो सिक्रिएट करते हैं, हिस्टामिन और सेरोटोनिन। उनकी वजह से एलर्जी है वो, जो ऊपर के जो सिम्टम्स हैं वो इन्हीं की वजह से होते हैं। डायग्नोसिस, पता कैसे लगाया जाता है कि भाई एलर्जी किस चीज़ की वजह से है? तो किसी भी पर्सन को एक्सपोज किया जाता है, उसको उस टाइप के जो एलर्जन है उसके प्रति उसको छोड़ा जाता है। जैसे जो कुछ स्मॉल डोजेज हैं पर्सन को दी जाती हैं, उसको इंजेक्शन के रूप में भी दी जा सकती हैं। जैसे पोलन ग्रेन है उसके एनवायरनमेंट में उनको लेके जाया जाता है, और जिससे कि कारण है जो वो पता लगाया जा सके, और जो रिएक्शन शरीर में हो रही हैं, जो सिम्टम्स हैं, उनको स्टडी किया जाता है। उसके बाद जो ट्रीटमेंट क्या दिया जाता है जिस भी टाइप की एलर्जी है उसमें, वैसे ज़्यादातर जो एंटी हिस्टामिन ड्रग्स हैं वो यूज की जाती है। एड्रेनलिन है, एक हार्मोन वगैरह जो किडनी के अंदर जो किडनी के ऊपर जो ग्लैंड्स होती हैं, एड्रेनल ग्लैंड, तो उस टाइप के हार्मोन भी दिए जाते हैं। स्टेरॉइड जैसे सिट्राजीन्स वगैरह होती हैं जो इम्यूनोसप्रेसेंट का काम करती हैं। तो उस केस में भी जो एलर्जी है उनके सिम्टम्स को रिलीज करने के लिए वो ड्रग्स यूज किए जाते हैं। रीज़न क्या रहता है इसका? जो मेन जो सोशल रीज़न है वो हम क्या समझ सकते हैं? जैसे हमारा जो आज का लाइफस्टाइल है वो काफ़ी बदल चुका है, जो ज़्यादा से ज़्यादा हम फैसिलिटी यूज करते हैं, जिसकी वजह से जो शरीर के जो एक नेचुरल स्ट्रेंथ है, जो नेचुरल उसकी पावर है, इम्यून सिस्टम है, जो वो डिक्रीज होता जा रहा है, उसकी कैपेसिटी लोअर होती जा रही है, और हम ज़्यादा से ज़्यादा एलर्जेंस के प्रति सेंसिटिव है होते जा रहे हैं। मोर एंड मोर चिल्ड्रन इन मेट्रो सिटीज के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा जो बच्चे हैं वो आपको एलर्जी और अस्थमा से पीड़ित मिलेंगे। और उनका कारण क्या रहता है कि उनको शुरुआती जो टाइम होता है उनका, अर्ली जो लाइफ होती है, उनके अंदर उनको ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट है वो दिए जाते हैं, जिसकी वजह से जो उनकी नेचुरल पावर होती है उसका यूज़ नहीं होता, और जिस चीज़ का यूज़ नहीं होता उसका जब रियल टाइम पे यूज करना होता है वो अपना फुल रिस्पॉन्स नहीं शो कर पाती हैं। उसके बाद ऑटो इम्यूनिटी, मेमोरी बेस्ड एक्वायर्ड इम्यूनिटी इवोल्व्ड इन हायर वर्टिब्रेट्स। तो हमने देखा है जैसे बड़े जो ऑर्गेनिजम्स हैं, हायर वर्टिब्रेट्स हैं, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म, उनमें मेमोरी बेस्ड एक्वायर्ड इम्यूनिटी है वो काम करती है। उनके अंदर उस चीज़ का इवोल्यूशन हो चुका है कि एक बार यदि फर्स्ट टाइम इंटरेक्शन होता है एंटीजन से, तो उसका जो रिस्पॉन्स सेकंड बार दिया जाएगा वो फास्ट रहेगा, वो मेमोरी बेस्ड पे ही काम करता है। और ये मेमोरी किस चीज़ के ऊपर काम करती है? साथ में फॉरेन ऑर्गेनिजम्स हैं उनको डिटेक्ट कर सकती हैं, किससे? अपनी सेल से, खुद की सेल से। जो बाहर से आई हुई सेल है उनको ये डिटेक्ट कर सकती हैं, और डिटेक्ट करने के बाद जो भी एक्शन लिया जाता है फॉरेन मॉलिक्यूल या फॉरेन ऑर्गेनिजम्स पे, उसी से जो इम्यून सिस्टम है वो काम करता है। लेकिन जो ऑटो इम्यूनिटी होती है, ऑटो इम्यून डिजीज होती है, उसमें क्या रहता है कि ये जेनेटिक कारण भी हो सकते हैं इसके, ऑटो इम्यून डिजीज के, या फिर कुछ अलग कारण भी हो सकते हैं, जिसके अंदर जो बॉडी है वो सेल्फ और नॉन सेल्फ के बीच में डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाती, जिसकी वजह से वो एक जैसा रिस्पॉन्स देती है सबके प्रति, और जिसकी वजह से अपने जो खुद की जो सेल्स होती हैं वो भी डैमेज होना स्टार्ट हो जाती हैं। एग्जाम्पल है रियोमेटोइड अर्थराइटिस, जो एक प्रकार की जोड़ों की बीमारी होती है ये, जो कि ऑटो इम्यून डिजीज की वजह से, ऑटो इम्यूनिटी की वजह से होती है। उसके बाद बॉडी इम्यून सिस्टम, शरीर में जो इम्यून सिस्टम है वो कैसे काम करता है, कहाँ कहाँ पे जो मेन मेन ऑर्गन है वो प्रेजेंट होते हैं जो इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं। तो मेनली जो हमारे शरीर में इम्यून सिस्टम है वो लिम्फोइड ऑर्गन, लिम्फ जो सिस्टम होता है, लिम्फेटिक सिस्टम, उसके कुछ ऑर्गन होते हैं, लिम्फ नोड, लिम्फ वेसल, वो काम करते हैं। टिश्यू सेल्स, उनके अंदर भी काफ़ी जो एंजाइम वगैरह है, हर जो अलग अलग टाइप के केमिकल हैं वो रिलीज होते हैं। और एंटीबॉडीज हैं
वो भी इम्यून सिस्टम है, उसका एक मेन भाग होती हैं। रिकॉग्नाइज्ड फॉरेन एंटीजन्स रिस्पॉन्ड टू दीज एंड रिमेंबर देम। तो क्या करती हैं, फॉरेन एंटीजन को पहचानती हैं, उनके प्रति रिस्पॉन्ड देती हैं, उनके प्रति जो भी एक्शन लेना है वो लेंगी और बाद में उनको याद भी रखती हैं सेकंड इंटरेक्शन के लिए। और जिससे क्या करते हैं, प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन एलर्जिक रिएक्शन। साथ में जो एलर्जी होती है उसमें जो होने वाली शरीर में रिएक्शंस हैं, ऑटो इम्यून डिजीज है, ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन है, उसमें भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। लिम्फोइड ऑर्गन, ये वो ऑर्गन होते हैं जहाँ पे ओरिजिन और मैचुरेशन एंड प्रोलिफरेशन ऑफ लिम्फोसाइट, जो लिम्फोसाइट्स बी और टी लिम्फोसाइट्स होती हैं, जो सेलुलर लेवल पे जितना भी इम्यून सिस्टम में काम होता है वो इन्हीं सेल्स के द्वारा किया जाता है। और इन सेल का बनना, इन सेल का मैच्योर होना और इन सेल की संख्या में बढ़ना, प्रोलिफरेशन का मतलब मल्टीप्लिकेशन होता है, उन ऑर्गन्स को हम बोलते हैं लिम्फोइड ऑर्गन। तो दो प्रकार के होते हैं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। सबसे पहले प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन देखेंगे। ये वो ऑर्गन होते हैं जहाँ पे इमैच्योर लिम्फोसाइट, जहाँ पे जो सेल है वो मैच्योर नहीं है, लिम्फोसाइट्स वो डिफरेंशिएट होती है एंटीजन सेंसिटिव लिम्फोसाइट्स के प्रति। तो ये समझ सकते हैं हम जनरल लैंग्वेज में कि इनको यहाँ पे ट्रेनिंग दी जाती है कि एक बार लिम्फोसाइट्स बन गई हैं तो उनको स्पेशली किस टाइप के एंटीजन के प्रति ट्रेनिंग दी जाती है, उनकी स्पेसिफिक ट्रेनिंग होती है। फिर यहाँ पे उनको डिफरेंशिएट करवाया जाता है अलग अलग टाइप की सेल्स के अंदर। बोथ बोन मैरो एंड थाइमस प्रोवाइड माइक्रो इन्वायरमेंट। तो जो मेन ट्रेनिंग सेंटर होते हैं हमारी बॉडी में वो बोन मैरो होता है जो कि लॉन्ग बोन्स में पाया जाता है, और थाइमस है जो कि आगे देखेंगे इसकी लोकेशन ब्रेस्ट बोन के नीचे पाया जाता है, ये हार्ट के पास में। तो माइक्रो इन्वायरमेंट मतलब ऐसी जगह प्रोवाइड करते हैं जो कि डेवलपमेंट एंड मैच्योरेशन के लिए जरूरी होते हैं। तो इन्हीं के अंदर जो विकास है और जो उनका परिपक्वता है टी सेल्स की वो की जाती हैं। जो बोन मैरो है वो मेन लिम्फोइड ऑर्गन होता है जो कि आरबीसी हैं, ब्लड सेल्स है आरबीसी मेनली, उनको प्रोड्यूस करता है और साथ में लिम्फोसाइट्स की प्रोडक्शन भी करता है। और जो थाइमस होता है ये लोब्ड, एक लोब जैसी स्ट्रक्चर होती है जो कि हार्ट के पास प्रेजेंट होती हैं ब्रेस्ट बोन के नीचे, और ये काफ़ी लार्ज होती है कब, जब जन्म होता है बच्चे का उस टाइम पे, और उसके बाद ये रिड्यूस होती रहती है जैसे जैसे एज बढ़ता है। और प्यूबर्टी के टाइम तक ये बिल्कुल छोटा है साइज है वो प्राप्त कर लेती है, और ओल्ड एज में बिल्कुल रिड्यूस होती होती ख़त्म हो जाती है, जिसकी वजह से जो ओल्ड एज में हम देखते हैं नॉर्मली जो इम्यून सिस्टम है ओल्ड पीपल का वो कम मिलता है, वो जल्दी जल्दी इन्फेक्शन है उनके अंदर होते रहते हैं। उसके बाद है सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन। ये वो जगह होती हैं जहाँ पे मेन इंटरेक्शन होता है किसका, जो लिम्फोसाइट बनी है उनका एंटीजन्स के साथ। मतलब ये वो जंग के मैदान होते हैं जहाँ पे रियल में जो जो लड़ाई है वो एंटीजन और एंटीबॉडीज के बीच में देखने को मिलती है, लिम्फोसाइट्स के बीच में। और साथ में वहीं पे उनकी प्रोलिफरेशन, उनकी मल्टीप्लिकेशन भी होती हैं। इफेक्टर सेल्स का मतलब जो भी स्पेसिफिक सेल उन्होंने बनानी है। तो ये एग्जांपल क्या जाते हैं सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन में, स्प्लीन, लिम्फ नोड्स, टोन्सिल, पेयर पैचेज ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन एंड अपेंडिक्स। ये मेन वो भाग हैं जहाँ पे इंटरेक्शन होता है इनका एंटीजेंस के साथ में। स्प्लीन क्या है, स्प्लीन एक लार्ज बीन शेप्ड ऑर्गन है, जो सोयाबीन टाइप की जो किडनी शेप्ड की एक स्ट्रक्चर देखने को मिलती है शरीर में, वो स्प्लीन होता है। मेनली कंटेन्स लिम्फोसाइट्स एंड फैगोसाइट्स। इसके अंदर दो प्रकार की सेल होती हैं, लिम्फोसाइट्स लिम्फ के अंदर जो मेनली पाई जाती हैं सेल्स टी एंड जो बी सेल्स हैं, और उसके बाद फैगोसाइट्स जो कि किसी भी माइक्रोब्स को, पैथोजन को एनगल्फ करके उसको डिस्ट्रॉय करती हैं, उसको निगल के डिस्ट्रॉय कर देती हैं। और ये किस चीज़ का काम करती हैं, साथ में ब्लड को फिल्टर भी करती हैं माइक्रोब्स से, जो ब्लड बोर्न माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनको पकड़ के उनको ख़त्म करती हैं, उनको उनसे मतलब ब्लड को साफ कर देती हैं। और इनके पास लार्ज रिजर्वोयर ऑफ एरिथ्रोसाइट्स, तो एरिथ्रोसाइट्स जो रेड ब्लड सेल होती हैं उनका बड़ा भंडार भी होते हैं स्प्लीन। और उनको ग्रेव यार्ड भी बोला जाता है कि कुछ जो आरबीसी जो खत्म हो जाती हैं वो भी यहीं पे इकट्ठी होती रहती हैं। लिम्फ नोड, ये क्या होते हैं, स्मॉल सॉलिड स्ट्रक्चर, कुछ सॉलिड ठोस स्ट्रक्चर होती हैं जो कि अलग अलग पॉइंट पे प्रेजेंट होती हैं लिम्फेटिक सिस्टम में। जो पूरे शरीर में, हमारे शरीर में लिम्फेटिक सिस्टम फैला हुआ है तो उसके कुछ सॉलिड स्ट्रक्चर्स हैं वो होती हैं लिम्फ नोड। सर्व टू ट्रैप माइक्रो ऑर्गेनिज्म और अदर एंटीजन्स। तो इनका काम क्या होता है, ये भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को पकड़ने का काम करती हैं। कहाँ से, जो लिम्फ है लिम्फ को साफ करती हैं। ये लिम्फ को ही हम टिश्यू फ्लूइड बोलते हैं क्योंकि ये टिश्यू में पाया जाता है सेल्स के बीच में। एंटीजन रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्टिवेशन ऑफ लिम्फोसाइट काजिंग इम्यून रिस्पॉन्स। जो एंटीजन रिस्पॉन्सिबल होते हैं एक्टिवेशन के लिए लिम्फोसाइट्स की, तो वही इम्यून रिस्पॉन्स को पैदा करते हैं। तो एंटीजन खुद
उकसाते हैं लिम्फोसाइट्स को एक्शन करने के लिए। उसके बाद है म्यूकस एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू माल्ट, जिसको बोलते हैं, कई बार फुल फॉर्म पूछ ली जाती है MALT की। म्यूकस मतलब म्यूकस एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू। तो ये लिम्फोइड टिश्यू प्रेजेंट होते हैं लोकेटेड विद इन द लाइनिंग ऑफ, जो म्यूकस रिलीजिंग ग्लैंड्स होती हैं खासकर उन्हीं से नाम बनाए ये। जैसे कि जो रेस्पिरेटरी हमने देखा था, जो म्यूकस रिलीज होता है, जो कि एक बैरियर का काम भी करता है। तो रेस्पिरेटरी, डाइजेस्टिव और यूरिनोजेनिटल जो ट्रैक्स होते हैं, उनके अंदर जो म्यूकस रिलीज होता है, तो वहाँ पे जो लिम्फोइड टिश्यू होता है, तो उसको माल्ट बोला जाता है। और ये लगभग 50% होता है जो लिम्फोसाइड अपने लिम्फोइड टिश्यू अपने शरीर में, उसका 50% बनाता है। टोटल का 50% तो इन्हीं ट्रैक्स के अंदर पाया जाता है। उसके बाद एक पिक से हम समझते हैं कि जो इम्यून सिस्टम को बनाने वाले जो अलग अलग ऑर्गन हैं, जैसे लिम्फेटिक वेसल्स हैं, जो कि पूरे शरीर में पाए जाती हैं, लेकिन यहाँ पे 2 जगह पे लिख रखा है, तो 2 जगह बना के दिखा रखे हैं, वैसे हर जगह प्रेजेंट होती हैं। उसके बाद थाइमस है, जो कि लोब्ड स्ट्रक्चर होती हैं, जो कि ब्रेस्ट बोन के पास में, हार्ट के पास में पाई जाती हैं। उसके बाद जो डॉट लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, ये लिम्फ नोड्स हैं। उसके बाद स्प्लीन होती है एक स्टमक वाली साइड में, तो इसका काम क्या होता है, ये रिजर्वोयर होती है हर BC का, और साथ में ट्रैप करती है माइक्रो ऑर्गेनिज्म को। अपेंडिक्स होती है, जो कि लार्ज इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होगी, जहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन आके वहाँ पे अटैच होती हैं। बोन मैरो, जो कि जो लॉन्ग बोन होती है फीमर, तो उनके अंदर कुछ खाली जगह होती है, तो बोन मैरो का काम करती हैं, जो कि RBC को सिंथेसिस करती हैं। और टॉन्सिल्स क्या होते हैं, ये लगभग जो सलेवरी ग्लैंड्स वगैरह, फेरिंक्स वगैरह रीजन होता है, वहाँ पे प्रेजेंट होती हैं। एड्स के बारे में डिस्कस करते हैं। एड्स की फुल फॉर्म क्या होती है, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। सिंड्रोम क्या होता है, ग्रुप ऑफ सिम्टम्स को बोलते हैं। तो मीन्स डेफिशिएंसी ऑफ इम्यून सिस्टम, तो इसके अंदर जो इम्यून सिस्टम है उसके अंदर कमी देखने को मिलेगी। एक्वायर्ड ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ एन इंडिविजुअल, आई इन नॉट ए कोनिजेंटल डिजीज। तो ये जो लाइफ टाइम होता है, नॉर्मल जो लाइफ टाइम चलता है इंडिविजुअल का, उस टाइम पे उस उसमें एक्वायर की जाती है, वहाँ से प्राप्त की जाती है। इसका कोई जन्मजात से कोई रिलेशन नहीं होता है, एड्स जो डिजीज है। सिंड्रोम मीन्स ए ग्रुप ऑफ सिम्टम, जैसे बताया है कि जो सिम्टम्स काफ़ी सारे, जब एक जैसे जो काफ़ी सारे सिम्टम एक किसी बीमारी में देखने को मिले, उसको सिंड्रोम बोला जाता है। फिर फर्स्ट रिपोर्टेड इन 1981, 1981 में सबसे पहले इसको रिपोर्ट किया गया था। और नाउ हैज स्प्रेड ऑल ओवर वर्ल्ड, किलिंग मोर देन 25 मिलियन पर्सन। तो आज तो हम इसको पूरे वर्ल्ड में देख सकते हैं, जिसमें हर साल ये लगभग 25 मिलियन पर्सन, अच्छा 25 मिलियन जो पर्सन हैं, वो अभी तक इसकी वजह से किल हो चुके हैं। काज्ड बाय ह्यूमन वायरस, HIV वायरस होता है, उसकी वजह से फैलती है ये बीमारी। ए मेंबर ऑफ रेट्रो वायरस विच हैव एन एनवलप इनक्लोजिंग RNA जीनोम। तो एक रेट्रो वायरस की कैटेगरी का वायरस है ये, और जो कि एक एनवलप लिए होता है, एक प्रोटीन कोट लिए होता है, जिसके अंदर RNA एक जेनेटिक मटेरियल है, वो काम करता है। नॉट स्प्रेड बाय टच और फिजिकल कॉन्टैक्ट, ये किसी भी जो टच वगैरह करने से या फिर फिजिकल कॉन्टैक्ट से नहीं फैलती, ये किसी से बॉडी फ्लूइड हैं जो उनसे फैलती है। इनक्यूबेशन पीरियड क्या होता है इसका, इनक्यूबेशन पीरियड क्या होता है, वैसे जो इन्फेक्शन, एक बार स्टार्टिंग इन्फेक्शन होता है और उससे जो सिम्टम्स हैं अराइज होने में जितना टाइम लग जाता है, उसको इनक्यूबेशन पीरियड बोलते हैं। तो टाइम लैग बिटवीन इन्फेक्शन एंड अपीयरेंस ऑफ एड्स सिम्टम, तो ये टाइम लैग मतलब वो टाइम इंटरवल होता है जब इन्फेक्शन से लेके जो एड्स के सिम्टम्स हैं वो अपीयर होते हैं शरीर में। तो ये कितना हो सकता है, कुछ मंथ से लेके कुछ सालों तक भी चला जाता है, यूजुअली 5 to 10 ईयर्स। तो इसका यही प्रॉब्लम होता है कि इंक्यूबेशन पीरियड इतना ज़्यादा होने की वजह से जब तब सिम्टम इसके राइज होते हैं, तब तक तो शरीर का जो मैक्सिमम पोर्शन है वो इनके कंट्रोल में आ जाता है, वायरस के कंट्रोल में, जिसकी वजह से जो इसका जो ट्रीटमेंट है वो भी मुश्किल हो जाता है। ट्रांसमिशन एंड इफेक्टेड पीपल, तो कैसे फैलती है ये और कौन से लोग ज़्यादा हैं वो इफेक्ट होते हैं इनसे। तो ट्रांसमिशन अकर्स बाय सेक्सुअल कॉन्टैक्ट विद इन्फेक्शियस पर्सन, जो इंटरकोर्स वगैरह होते हैं, कॉपुलेशन होते हैं इन्फेक्टेड पर्सन के साथ किए जाएं तो उससे फैलते हैं। बाय ट्रांसफ्यूजन ऑफ कंटामिनेटेड ब्लड और ब्लड प्रोडक्ट, यदि कंटामिनेटेड किसी पर्सन को ये डिजीज है, तो यदि उसका ब्लड किसी पर्सन को यदि ट्रांसफ्यूज किया जाए, उसको चढ़ाया जाए, तो उससे बीमारी हो सकती है। कुछ ब्लड प्रोडक्ट हैं उनसे भी बीमारी फैल सकती है। बाय शेयरिंग इन्फेक्टेड नीडल्स एज इन केस ऑफ इंट्रावीनस ड्रग अब्यूजर,
तो जो ड्रग यूज करते हैं, नशे वगैरह करते हैं, तो वो जैसे इंजेक्शन वगैरह के रूप में जो ड्रग्स लेते हैं, तो उनकी जो नीडल्स वगैरह होती हैं वो चेंज नहीं करते, जिसकी वजह से वो इन्फेक्टेड नीडल हैं, उनकी शेयरिंग से भी वो डिजीज है वो फैल सकती है। फ्रॉम इन्फेक्टेड मदर टू हर चाइल्ड थ्रू प्लेसेंटा, प्लेसेंटा के जरिए मदर से बच्चे में भी आ सकती है इस डिजीज। और जो लोग हैं जो हाई रिस्क पे हैं, ज़्यादा जिनको होने के चांसेस होते हैं बीमारी, उनमें कौन आ जाते हैं? हु हैव मल्टीपल सेक्स पार्टनर, सेक्सुअल पार्टनर, जिनके जो सेक्सुअल पार्टनर है वो ज़्यादा होते हैं। ड्रग एडिक्ट्स हु टेक ड्रग्स इंट्रावेनसली, जो नशे के जो शिकार लोग होते हैं, जो इंट्रावेनसली इंजेक्शन वगैरह के रूप में जो दवाइयाँ, जो ड्रग्स लेते हैं, वो ज़्यादा इन्फेक्टेड हो सकते हैं। इंडिविजुअल हु रिक्वायर रिपीटेड ब्लड फ्यूजन ट्रांसफ्यूजन, जो लगातार ब्लड वगैरह आप चढ़वाता रहता है, उनको भी चांसेस रहते हैं डिजीज के। चिल्ड्रन बोर्न टू एन HIV इन्फेक्टेड मदर, वही बात है, प्लेसेंटा से ये बीमारी फैल सकती है, बच्चे में भी आ सकती है। तो HIV यदि किसी मदर को है तो उससे बच्चों में भी वो डिजीज आ सकती है। उसके बाद मैकेनिज्म ऑफ इन्फेक्शन, किस तरीके से जो इन्फेक्शन करता है ये रेट्रोवायरस, HIV वायरस, वो हम देखेंगे। जैसे ही ये शरीर में एंटर करता है, गेटिंग इनटू द बॉडी, वायरस एंटरिंग टू मैक्रोफेजेस, जो स्पेशल टाइप की सेल्स होती हैं उनमें ये एंटर कर जाता है। जो RNA जीनोम है वायरस का वो रेप्लिकेट, वो कॉपी करेगा, वहाँ पे जाके अपनी कॉपी बढ़ाएगा, और टू फॉर्म वायरल DNA विद हेल्प ऑफ इंजाइम रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। तो वो वायरल DNA है वो बनाता है, मतलब RNA से DNA बनेगा यहाँ पे, वैसे तो DNA से RNA बनता है, उसको ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं, जो हमने पढ़े पिछले चैप्टर्स में। लेकिन यहाँ पे उल्टी प्रोसेस होगी, इसके लिए इसको रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन बोला जाता है, और ये एक इंजाइम के द्वारा की जाती है जिसको रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज बोला जाएगा। क्योंकि यदि कॉपी करवानी है किससे, होस्ट ऑर्गेनिज्म से, तो उसको उसका तो DNA है वो RNA में कॉपी नहीं होएगा, तो पहले DNA बनाएंगे, और जो DNA है वायरल DNA वो फिर होस्ट सेल के DNA के साथ मिलाया जाता है, इनकॉर्पोरेट किया जाता है उसको, और डायरेक्ट इन्फेक्टेड सेल, अब जिन भी सेल को इन्फेक्ट करेगा उनको ये एक्शन, उनको ये ज़्यादा से ज़्यादा जो वायरल पार्टिकल्स हैं उनको बनाने के लिए कहेगा, मतलब उसकी जो मशीनरी है उसको टेक ओवर कर लेता है। मैक्रोफेजेज कंटिन्यू टू प्रोड्यूस वायरस एंड एक्ट लाइक HIV फैक्ट्री, जो मैक्रोफेजेज है वो ज़्यादा से ज़्यादा वायरस है वो प्रोड्यूस करती रहेगी, और वो एक HIV फैक्ट्री का काम करेगी। HIV एंटर्स इनटू हेल्पर T लिम्फोसाइट TH एंड रेप्लिकेट्स एंड प्रोड्यूस प्रोजेनी वायरस, तो जो HIV है फिर उसके बाद ज़्यादा मल्टीप्लिकेशन करने के बाद अपनी जो संख्या है वो T लिम्फोसाइट में बढ़ाएंगे, और ज़्यादा संख्या में वो बनते रहेंगे। जो प्रोजेनी वायरस हैं, छोटे वायरस जो बने हैं, वो फिर ब्लड के अंदर आ जाते हैं, और जिसकी वजह से अदर जो हेल्पर T सेल हैं, T लिम्फोसाइट्स हैं, उनको ये डैमेज करना, उनको अटैक करना शुरू कर देते हैं। और इसी रिपीटेशन की वजह से जो प्रोग्रेसिव लीडिंग टू ए प्रोग्रेसिव डिक्रीज इन नंबर ऑफ हेल्पर T सेल, जिसकी वजह से जो हेल्पर T सेल है जो इम्यून सिस्टम में बहुत बड़ा रोल प्ले करती है, उनकी संख्या कम होती रहेगी, और उससे जो इम्यून सिस्टम है वो भी कमज़ोर पड़ जाता है। तो उसके बाद हम डायग्राम से समझते हैं, जैसे HIV वायरोन है, एक बार ये जब शरीर में एंटर करेगा तो जो न्यूक्लियो कैप्सिड, मतलब जो प्रोटीन के द्वारा कवर होता है, जिसका जो जीनोमिक RNA है, वो जीनोमिक RNA रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन से DNA बनाएगा, DNA को फिर इंटरग्रेज के द्वारा जो न्यूक्लियस है वहाँ पे लेके जाया जाएगा। न्यूक्लियस में क्या है, जो इनकॉर्पोरेशन करवाई जाएगी, यहाँ पे जो मेन है होस्ट DNA है जो ब्लू कलर का, और जो रेड कलर का DNA है वो बाहर से आया है, और एक बार वो एंटर कर गया तो रेप्लिकेशन जैसे DNA में होती रहती है, जो मेन प्रोसेस है। तो इससे क्या होगा, जो बाहर वाला जो DNA है वायरल DNA वो भी कॉपी होएगा, और उसके बाद DNA से क्या बनेंगे, अलग अलग टाइप के जो जीन है, जो अलग अलग जीन होते हैं, उसके बाद वो प्रोटीन वगैरह बनाएंगे, RNA बनाएंगे, और उससे RNA वो काफ़ी संख्या में प्रोड्यूस करती है सेल, जिसकी वजह से काफ़ी सारे जो प्रोजेनी है वो बनती रहती है आगे, तो बडिंग से बाहर निकलते रहते हैं। तो मैक्रोफेजेज से इस प्रकार से जो इनकी कॉपी है वो बनती रहती हैं, तो ये टेक ओवर कर लेता है सेल मशीनरी को, अपने तरीके से काम करवाता है फिर उससे। उसके बाद हम एक वीडियो टाइप फॉर्मेट से समझ सकते हैं, जैसे ये वायरस सेल के अंदर एंटर करता है तो इसका जो मटेरियल है, वो जो RNA है, जो जीनोम है, वो सेल के अंदर आएगा, उसके बाद इसकी जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन है वो होगी, और उसके बाद रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन जो DNA बनेगा उस DNA को सेल में इनकॉर्पोरेट किया जाएगा न्यूक्लियस के अंदर, और न्यूक्लियस में इसके फिर आगे जो DNA वो कॉपी होंगे, और DNA से जो
आरएनए वगैरह हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में कॉपी कर करके नए नए जो वायरस हैं वो बनते रहते हैं। तो एचआईवी वायरस किस प्रकार से मल्टीप्लाई करते हैं वो हम यहाँ से समझ सकते हैं। उसके बाद सिम्टम्स, डायग्नोस्टिक टेस्ट और ट्रीटमेंट क्या रहेंगे एड्स के वो देखेंगे। सिम्टम्स क्या हैं? बाउट्स ऑफ फीवर जो बुखार वगैरह है वो हल्के हल्के बुखार वगैरह वो होते रहते हैं। डायरिया डिजीज है वो भी होएगी इसके अंदर। वेट लॉस, जो वजन है वो कम होता चला जाएगा। कॉमन इन्फेक्शन ड्यू टू बैक्टीरिया, माइकोबैक्टीरियम वायरस, जो इन्फेक्शन नॉर्मली नहीं होते हैं शरीर में, तो कुछ जर्नल से बैक्टीरिया वगैरह हैं वो भी बैक्टीरिया है वो काफ़ी सारे इन्फेक्शन है वो फैला सकते हैं। इवन पैरासाइट टोक्सोप्लाज्मा, तो ये कुछ नॉर्मल से पैरासाइट वगैरह होते हैं वो भी डिजीज फैला सकते हैं, इतने ज़्यादा वो कैपेबल हो जाते हैं। पेशेंट बिकम इम्यूनो डेफिशिएंट, मतलब जो उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता वो कम हो पड़ जाती है, जिसकी वजह से वो अपने आप को इन छोटे छोटे इन्फेक्शन से भी नहीं बचा पाता। डायग्नोस्टिक टेस्ट क्या रहता है? अलाइजा टेस्ट होता है, जो एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो सोर्बेंट एसेस की फुल फॉर्म पूछ ली जाती है। तो अलाइजा टेस्ट, जैसे हमने वाइडल टेस्ट फर्स्ट पार्ट में देखा था टाइफाइड के लिए किया जाता है, इसी प्रकार से अलाइजा टेस्ट है वो डायग्नोस्टिक टेस्ट पता करने के लिए कि भी ये डिजीज है या नहीं है किसी पर्सन में, उसके लिए ये टेस्ट है वो किया जाता है। ट्रीटमेंट क्या रहता है? एंटी रेट्रोवायरल ड्रग्स हैं, इज ओनली पार्शियल इफेक्टिव। पार्शियली का मतलब है इतना ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होती हैं ये ड्रग्स ही जो है वो यूज की जा सकती हैं। प्रोलोंग द लाइफ ऑफ द पेशेंट बट कैन नॉट प्रिवेंट डेथ, तो ये लंबे टाइम तक यूज करनी पड़ती हैं, लेकिन जो डेथ है वो तो इमोर्टल है, कोई इंसान वो तो एक आएगी आएगी, लेकिन उससे परी परी नेचुरल डेथ देखने को मिलेगी। उसके बाद प्रिवेंशन ऑफ एड्स, कैसे बचाव किया जा सकता है? एड्स का कोई क्योर नहीं है, इसलिए प्रिवेंशन इन बेटर देन क्योर। तो हम जैसे कहावत भी पढ़ते हैं, प्रिवेंशन से ही, कई बार प्रिवेंशन यदि बचाव करते हैं बीमारी का तो वही क्योर से बेटर है। मेकिंग ब्लड फ्रॉम ब्लड बैंक सेफ फ्रॉम एचआईवी, तो जो ब्लड होता है ब्लड बैंक से ले रहे हैं तो उस टाइम पे टेस्ट वगैरह जरूर किए जाने चाहिए उनके, क्योंकि जो ब्लड डोनेशन वगैरह होता है उस टाइम पे एक बारी वैसे ही ब्लड ले लिया जाता है, उसका इतनी ज़्यादा कई बारी चांसेस रहते हैं, केयरिंग नहीं की जाती कि एचआईवी इन्फेक्टेड है, नहीं टेस्ट वगैरह नहीं किए जाते। तो जिस टाइम ट्रांसफ्यूजन किया जाता है उस टाइम टेस्ट जरूर किए जाने चाहिए। यूज ऑफ ओनली डिस्पोजेबल नीडल, जो नीडल वगैरह होती हैं जो डॉक्टर यूज करते हैं, सिरिंज वगैरह जो होते हैं इंजेक्शन वगैरह, तो उनके प्राइवेट हॉस्पिटल में क्लिनिक्स में इनको डिस्पोजेबल डिस्पोजेबल का मतलब है एक सिंगल टाइम यूज वाले होने चाहिए, ये एक बार यूज होते हैं इनको फेंक देना चाहिए। फ्री डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कंडोम्स, जो कि जो ज़्यादा रिस्क ग्रुप होते हैं, जो कपल्स वगैरह होते हैं, तो उनको ये भी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है एड्स से बचाने में। कंट्रोलिंग ड्रग एब्यूज, जो ड्रग्स वगैरह है ज़्यादा ज़्यादा यूज की जाती हैं, नशे वगैरह यूज किए जाते हैं, उनको भी कंट्रोल करके एड्स से प्रिवेंट कर सकते हैं। एडवोकेटिंग सेफ सेक्स, जो सेक्स वगैरह है वो बैरियर्स वगैरह की मदद से जो यूज किए जा सकते हैं तो वो अप्लाई किए जाने चाहिए। प्रोमोटिंग रेगुलर चेकअप फॉर एचआईवी इन सस्पेक्टेबल पॉपुलेशन, जिन लोगों को इनके चांसेस हैं, थोड़े बहुत सिम्टम्स वगैरह है वो दिख रहे हैं, तो उनको उनके अंदर जो एचआईवी जो चेकअप हैं वो किए जाने चाहिए, रेगुलर चेकअप किए जाने चाहिए। इन्फेक्शन इन ब्लड ट्रांसफ्यूजन पेशेंट न्यूबॉर्न फ्रॉम वेदर मस्ट टेक प्लेस ड्यू टू प्रॉपर मॉनिटरिंग, तो इन्फेक्शन हैं ब्लड ट्रांसफ्यूजन के टाइम पे, और जो न्यूबॉर्न होते हैं मदर से, तो उस टाइम पे भी उनके जो टेस्ट हैं वो किए जाने चाहिए। उसके बाद है रोल ऑफ सोसाइटी, सोसाइटी का क्या कुछ रोल होता है? जो नेको एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि काम कर रही है, तो वो क्या कुछ अपना रोल प्ले कर रही हैं, जैसे नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन नेको एंड अदर नॉन गवर्नमेंटल एजेंसी, जो एनजीओ हैं वो अपना बहुत ज़्यादा काम कर रही हैं, क्या करने के लिए? लोगों को एजुकेट करने में, किसके बारे में? एड्स के बारे में। हु हैज स्टार्टेड ए नंबर ऑफ प्रोग्राम्स टू प्रिवेंट स्प्रेडिंग ऑफ एचआईवी इन्फेक्शन, तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है उसने भी काफ़ी प्रोग्राम्स हैं उनको स्टार्ट किए हैं ताकि जो एड्स है उससे बचाया जा सके। इन्फेक्शन शुड नॉट बी हिडन बिकॉज इन्फेक्शंस में स्प्रेड टू मैनी मोर पीपल, तो इन्फेक्शंस को हम छुपा के नहीं रखना चाहिए, जैसे इन्फेक्शन यदि किसी के है, क्योंकि वो इन्फेक्शन किसी और पर्सन को भी फैल सकता है। एचआईवी एड्स इन्फेक्टेड पीपल नीड हेल्प,
तो जो जिन लोगों को बीमारी हो जाती है उनको मदद वगैरह वो की जानी चाहिए, उनको प्रति सिंपैथी वगैरह सहानुभूति वगैरह रखनी चाहिए, किसकी बजाय कि उनको सून्ड बाय सोसाइटी, सोसाइटी से बेदखल करने की बजाय उनकी मदद की जानी चाहिए। अनलेस सोसाइटी रिकॉग्नाइज इट एज ए प्रॉब्लम टू बी डील्ड विद इन इट्स कलेक्टिव मैनर। तो सोसाइटी रिकॉग्नाइज इट एज ए प्रॉब्लम टू बी डील्ड विद इन कलेक्टिव मैनर, तो जो सोसाइटी है उसको सबके मिले जुले प्रयासों से इस बीमारी को है वो निपटाने में मदद करनी चाहिए, जिस भी पर्सन की, इंडिविजुअल्स की मदद की जाए। उसके बाद है कैंसर। कैंसर क्या होता है? मोस्ट ड्रीडेड डिजीज, ये भी बहुत भयानक बीमारी है ह्यूमन बींग्स के अंदर, जो कि मेजर कारण बनती है डेथ का ऑल ओवर द ग्लोब, मतलब पूरे वर्ल्ड के अंदर। मोर देन ए बिलियन मिलियन, लाखों की संख्या में जो इंडियंस है खासकर, वो इस बीमारी से सफर रहते हैं, और लार्ज नंबर ऑफ देम डाई फ्रॉम इट एनुअली, क्योंकि इसका जो इलाज है वो भी बड़ा महंगा होता है। तो प्रॉपर इलाज ना मिलने की वजह से भी बहुत सारे जो लोग हैं वो कैंसर की वजह से दम तोड़ जाते हैं। मोस्ट इंटेंस एरिया ऑफ रिसर्च इन बायोलॉजी एंड मेडिसिन, जिसकी वजह से आज के टाइम पे बहुत ज़्यादा इसके अंदर रिसर्च की जाती है, बड़ा ही हॉट टॉपिक रहता है ये। कैंसर सेल अपीयर्स टू हैव लॉस्ट प्रॉपर्टी ऑफ कॉन्टैक्ट इनहिबिशन। एक कॉन्टैक्ट इनहिबिशन एक प्रॉपर्टी होती है जिसमें जो सेल हैं वो ग्रोथ करेंगी, नंबर इंक्रीज करेंगी, तो जैसे ही दूसरे सेल के साथ वो टच कर जाती हैं तो उसी टाइम अपनी ग्रोथ है वो रोक लेती हैं। लेकिन जो कैंसर सेल है उनके पास जो इनहिबिशन प्रॉपर्टी है वो नहीं होती, जिसकी वजह से वो अपना नंबर है वो इंक्रीज करती जाती हैं। तो कैंसर होता भी क्या है? अनकंट्रोलेबल जो ग्रोथ होती है किसी भी सेल की, उसी को कैंसर बोलते हैं। ड्यू टू कंटिन्यू टू डिवाइडिंग, इसी की वजह से ये कंटिन्यू ग्रोथ करती रहती हैं और ज़्यादा जो मास ऑफ सेल हैं वो बनाती रहती हैं, जिसको ट्यूमर बोलते हैं। तो ट्यूमर दो टाइप के होते हैं मेनली। बेनिगन ट्यूमर रिमेन कॉन्फाइंड टू दियर ओरिजिनल लोकेशन, यदि एक लोकेशन में बनती हैं तो उसी के अंदर ही रहते हैं ये, और किसी एरिया में नहीं फैलते। डो नॉट स्प्रेड टू अदर पार्ट एंड काज लिटिल डैमेज, जिसकी वजह से ये नुकसान है वो भी कम फैलाते हैं। मैलिग्नेंट ट्यूमर क्या होते हैं? ए मास ऑफ प्रोलिफरेटिंग सेल्स कॉल्ड न्यूप्लास्टिक और ट्यूमर सेल्स, ये क्या होती हैं? ये ग्रो करने वाली ऐसी सेल का झुंड होता है जिनको नियोप्लास्टिक या फिर ट्यूमर सेल बोलते हैं, जो कि बहुत तेजी से बढ़ती हैं। इन्वेड का मतलब आसपास के एरिया में भी जाती हैं और डैमेज करती हैं आसपास के नॉर्मल टिश्यू को। एंड स्टार ऑफ द नॉर्मल सेल, जिसकी वजह से कंपटीशन हो जाता है, ज़्यादा जो खाना पानी है, न्यूट्रिएंट्स है वो ये खाती हैं, जिसकी वजह से नॉर्मल सेल हैं वो भूखी मरना शुरू हो जाती हैं। मेटास्टेसिस क्या होता है? सेल स्लग्ड फ्रॉम सच ट्यूमर्स रीच डिस्टेंट साइट थ्रू द ब्लड, तो ये प्रॉपर्टी होती है जिसके द्वारा जो कैंसर सेल हैं वो ब्लड के अंदर कैरी कर ली जाती हैं और अलग अलग जो डिस्टेंट टिश्यू हैं अलग अलग भागों में वो पहुंच जाती हैं। एंड वेन एवर दे गेट लॉज्ड इन द बॉडी दे स्टार्ट ए न्यू ट्यूमर देयर, और जैसे ही शरीर के किसी भाग में वो जाएंगी तो वहाँ पे एक नई ट्यूमर है वो बना लेती हैं, जिसकी वजह से जो मैलिग्नेंट ट्यूमर है वो बड़ी हानिकारक होती हैं, बहुत ज़्यादा डेंजरस होती हैं। कैंसर के कारण क्या होते हैं? कार्सिनोजन क्या होते हैं? ये वो सब्सटेंस जिसकी वजह से कैंसर हो सकती हैं। तो फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल एजेंट्स हो सकते हैं ये। फिजिकल कार्सिनोजन क्या आ जाते हैं? जैसे आयनाइजिंग रेडिएशन होती हैं, जैसे एक्सरे, गामा रे, नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन आ जाती हैं, जैसे यूवी रेज हैं, इनकी वजह से कैंसर हो सकता है। ये क्या करती हैं? डीएनए को डैमेज कर देती हैं, लीडिंग टू नियोप्लास्टिक ट्रांसफॉर्मेशन। नियोप्लास्टिक का मतलब है जो हमने पीछे प्रॉपर्टी पढ़ी है, मैलिग्नेंट ट्यूबर ग्रुप ऑफ सेल्स जो ग्रो करते रहते हैं उनके अंदर, मतलब जो नॉर्मल सेल है उसको कैंसर सेल में बदल देती हैं। केमिकल कार्सिनोजन क्या होते हैं? ये टोबैको स्मोक एज ए मेजर काज ऑफ लंग कैंसर, जैसे तंबाकू के अंदर पाया जाता है, ये लंग कैंसर क्रिएट करता है, गले का कैंसर भी क्रिएट करता है। बायोलॉजिकल कार्सिनोजन में क्या आ जाते हैं? ऑन्कोजेनिक वायरस होते हैं कुछ जो कि कैंसर कोज करते हैं, कैंसर कोजिंग वायरस होते हैं, और वायरल ऑन्कोजन होते हैं, ये एक जगह से दूसरी जगह फैल सकते हैं। सेवरल जीन्स कॉल्ड सेलुलर ऑन्कोजन, तो शरीर के अंदर कुछ जीन्स होते हैं जो कि इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं, प्रोटोनकोजन बोलते हैं उनको, और यदि वो एक्टिव हो जाते हैं तो वो भी कैंसर है वो कोज कर सकते हैं।
वैन एक्टिवेटेड अंडर सर्टेन कंडीशन, जब उनको कुछ कंडीशन दी जाती है, उत्तेजित किया जाता है उनको, तो वो ऑन्कोजेनिक ट्रांसफॉर्मेशन, मतलब क्या है कि उनके अंदर कुछ ट्रांसफॉर्मेशन, कुछ बदलाव होते हैं जिसकी वजह से वो कैंसर सेल बनाना शुरू कर देते हैं। डिटेक्शन एंड डायग्नोसिस। अर्ली डिटेक्शन, जो डिटेक्शन हम देखेंगे कि जो शुरुआती जो डिटेक्शन है कैंसर की एसेंशियल हो जाती है, मतलब यदि अर्ली स्टेज में डिटेक्ट किया जाए तभी इसका ट्रीटमेंट है अच्छे तरीके से किया जा सकता है। जैसे थर्ड स्टेज हम बोलते हैं, बड़ी एक बारी पर्सन यदि उसके अंदर चला गया तो डेथ उसकी वहां पे फिक्स हो जाती है। बेस्ड ऑन, तो डिटेक्शन है उसके अंदर बायोप्सी एंड हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टडीज हैं ऑफ द टिश्यू एंड ब्लड एंड बोन मैरो टेस्ट फॉर इंक्रीज्ड सेल काउंट्स इन द केस ऑफ ल्यूकीमिया। तो ये अलग अलग टाइप के जो डिटेक्शन है वो किए जाते हैं। बायोप्सी के अंदर क्या किया जाता है, एक सस्पेक्टेड टिश्यू है, जिस भी टिश्यू में कैंसर के चांस लग रहे हैं तो उस टिश्यू का टुकड़ा है बाहर लिया जाता है, उसको 3 सेक्शन में काटा जाता है, स्टेन किया जाता है और उसको माइक्रोस्कोप के अंदर एग्जामिन किया जाता है, जिसको हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टडी भी बोलते हैं, और वो पैथोलॉजिस्ट के द्वारा की जाती हैं। तो उसमें एबनॉर्मल बिहेवियर को चेक किया जाता है। उसके बाद रेडियोग्राफी, यूज ऑफ एक्सरे, सीटी, कंप्यूटेड टोमोग्राफी, एमआरआई, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग आर वेरी यूजफुल टू डिटेक्ट कैंसर और इंटरनल ऑर्गन्स। तो एक्सरे वगैरह से या फिर जो कंप्यूटेड टोमोग्राफी, एमआरआई या मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, तो ये भी कैंसरस सेल्स का पता लगाने के लिए यूज की जाती हैं, डिटेक्ट करने के लिए यूज की जाती हैं। कंप्यूटेड टोमोग्राफी क्या है, ये एक्सरे को यूज करती है, जिसे 3 डायमेंशनल इमेज है किसी भी टिश्यू की, किसी भी इंटरनल ऑर्गन की, वो ली जा सकती है। एमआरआई uses strong magnetic field and non-ionizing radiation to accurately detect pathological and physiological changes in living tissue। तो क्या करता है, मैग्नेटिक फील्ड का यूज करता है और नॉन आयनाइजिंग रेडिएशंस हैं उनका इस्तेमाल करता है, ताकि जो पैथोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल चेंजेस हैं किसी भी टिश्यू के अंदर, जो उनके अंदर बदलाव हैं, उनको पता लगाया जा सके। एंटीबॉडीज अगेंस्ट कैंसर स्पेसिफिक एंटीजेंस, तो जो एंटीबॉडीज हैं कैंसर स्पेसिफिक एंटीजेंस के प्रति, उनका पता लगाते हैं कि वो कितनी बन रही है शरीर के अंदर। मोलिकुलर बायोलॉजी कैन बी अप्लाइड टू डिटेक्ट जीन्स इन इंडिविजुअल्स विद इनहेरिटेड सस्पेक्टिबिलिटी टू सर्टेन कैंसर। तो मोलिकुलर बायोलॉजी है जो डीएनए लेवल पे काम करती है, तो वो भी यूज की जा सकती है कुछ इनहेरिटेड केस में, मतलब जो पेरेंट्स से बच्चों में आ जाती हैं तो उनके भी जो डिटेक्शन है वो की जा सकती है। ऐसे इंडिविजुअल्स को एडवाइज किया जाता है टू अवॉइड एक्सपोजर टू ए पार्टिकुलर कार्सिनोजेंस। तो उनको बोला जाता है कि वो जो कार्सिनोजेंस हैं उनसे ज़्यादा दूर रहें, जो भी कैंसर कोज कर सकते हैं। टू विच दे आर सस्पेक्टिबल, जिनके प्रति वो सस्पेक्टिबल का मतलब उनके संभावना सबसे ज़्यादा होती है कैंसर फैलाने की। जैसे टोबैको स्मोक है इन केस ऑफ लंग कैंसर, यदि किसी को लंग कैंसर के चांसेस हैं तो उसको टोबैको स्मोक है उससे दूर रहने की सलाह दी जाती है। ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर, कैंसर का ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है। कॉमन ट्रीटमेंट है सर्जरी, रेडिएशन थेरेपी एंड इम्यूनोथेरेपी, और कई बार तो इन तीनों का भी यूज किया जाता है, सर्जरी, रेडियोथेरेपी और कीमोथेरेपी। रेडियोथेरेपी में क्या किया जाता है, ट्यूमर सेल्स आर इरिडिएटेड लीथली एंड टेकिंग प्रॉपर केयर ऑफ नॉर्मल टिश्यू। तो इसमें क्या किया जाता है कि बाहर से जो रेडिएशंस हैं वो छोड़ी जाती हैं ट्यूमर सेल्स के ऊपर और उनको डैमेज किया जाता है, लेकिन उस टाइम ये ध्यान रखा जाता है कि कैंसर सेल के आसपास में नॉर्मल टिश्यू भी रहेगा, उनको बचा के रखा जाता है। कीमोथेरेपेटिक ड्रग्स होती हैं कुछ, जो कि केमिकल सब्सटेंस की बनी होती हैं, जो कैंसर सेल को मारने के लिए यूज की जाती हैं। स्पेसिफिक होती हैं, पार्टिकुलर ट्यूमर के प्रति केवल ट्यूमर पे ही काम करेंगी, नॉर्मल टिश्यू को डैमेज नहीं करती हैं। हैव साइड इफेक्ट है, तो इनके कुछ साइड इफेक्ट देखने को मिलते हैं, जैसे हेयर लॉस वगैरह, एनीमिया है, हरकत है, वो भी देखने को मिलेगी। चेहरा है जो थोड़ा जो वाइटिस पड़ जाता है, लो जो उसमें रक्त की कमी हो जाती है, तो ये हम जो ट्रीटमेंट वगैरह चलता है किसी भी पर्सन का, जो बड़े बड़े सेलिब्रिटी है उनके भी हम कई बार देखते हैं कि हेयर लॉस वगैरह हो जाता है, जिसकी वजह से उनको जो हेयर है वो एक बारी कटवाने पड़ जाते हैं। बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स मॉडिफायर्स, ट्यूमर cells have been shown to avoid detection and destruction by immune system।
जो ट्यूमर सेल्स हैं हैव बीन शोन टू अवॉइड डिस्ट्रक्शन बाय इम्यून सिस्टम। तो ट्यूमर सेल्स के पास कुछ ऐसी एबिलिटी आ जाती हैं जिसकी वजह से वो जो इम्यून सिस्टम है उससे भी बच जाती हैं, और बचेंगी तो वैसे भी क्योंकि वो खुद एक इंडिविजुअल की सेल है, तो वो नॉन सेल्फ में तो आती नहीं है कि जिसको डिटेक्ट करके उसके प्रति एंटीबॉडी वगैरह वो क्रिएट कर सकें। तो इसमें क्या किया जाता है, बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स मॉडिफायर्स में ये भी टेक्नोलॉजी है जिसके द्वारा ट्रीटमेंट किया जाता है कैंसर में। पेशेंट्स को कुछ सब्सटेंस दिए जाते हैं जैसे अल्फा इंटरफेरोन टाइप के कुछ सब्सटेंस जो कि एक्टिवेट करते हैं इम्यून सिस्टम को, क्या करने के लिए, ऐसी सेल्स का पता लगाने के लिए और उनको ऐसे नॉन सेल्फ के रूप में समझने के लिए और उनको डिस्ट्रॉय करने के लिए। तो ये कुछ ट्रीटमेंट हैं जिनके द्वारा कैंसर को ठीक किया जा सकता है। ड्रग्स और अल्कोहल अब्यूज, इंक्रीजिंग यूज ऑफ ड्रग एंड अल्कोहल अब्यूज हैज बीन ऑन राइज स्पेशली अमंग यूथ। जो युवा अवस्था है उसके अंदर जो नशे वगैरह हैं, अल्कोहल वगैरह है, उनका जो सेवन है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। प्रॉपर एजुकेशन एंड गाइडेंस वुड एनेबल टू सेफगार्ड अगेंस्ट डेंजरस बिहेवियर एंड फॉलो हेल्थी लाइफ स्टाइल। यदि सही एजुकेशन दी जाए और गाइडेंस उनको टाइम टू टाइम मार्गदर्शन उनका किया जाए तो उससे उनको बचाया जा सकता है। सेफगार्ड का मतलब एक सुरक्षा कवच के रूप में काम कर सकते हैं, जो कि किसके प्रति, जो डेंजरस बिहेवियर हैं, जो अल्कोहल अब्यूज जो पर्सन होते हैं उनके बिहेवियर हैं उनके काफ़ी चेंजेस आ जाते हैं जो कि एक सोसाइटी के लिए सही नहीं रहते, तो उनसे बचाव किया जा सकता है। और जिसके बेस पे जो हेल्थी लाइफ स्टाइल्स हैं वो भी फॉलो करके उन चीज़ों से बचा जा सकता है। कॉमन एब्यूज जो ड्रग्स हैं जिनके बारे में पढ़ेंगे, ओपियोइड्स हैं, कैनाबियोइड्स हैं और कोका एल्कलॉइड्स हैं, वो आ जाती हैं। और मेजॉरिटी ऑफ दीज आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम फ्लावरिंग प्लांट्स एंड फंजाई। तो ज़्यादातर तो इनमें से जो फ्लावरिंग प्लांट एंजियोस्पर्म्स हैं वहाँ से तैयार की जाती हैं और कुछ फंगस से भी तैयार की जाती हैं। पहले ओपियोइड से स्टार्ट करते हैं। ड्रग्स बाइंड टू स्पेसिफिक ओपियोइड रिसेप्टर प्रेजेंट इन आवर सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। तो जो ये ड्रग्स हैं ये स्पेशल कुछ हमारे शरीर में ओपियोइड रिसेप्टर होते हैं जो कि इनको रिसेप्ट करते हैं, पकड़ते हैं, जो कि हमारे सीएनएस सेंट्रल नर्वस सिस्टम में प्रेजेंट होते हैं। और गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक मतलब जो हमारे पेट के अंदर जो स्टमक है और जो इंटेस्टाइन है उस रास्ते में भी पाए जाते हैं। इसमें जैसे हीरोइन आ जाती है जिसको स्मैक भी बोला जाता है। केमिकली इसका जो नाम है वो है डाई एसिटाइल मोर्फिन, जो कि व्हाइट कलर का होता है, इसकी कोई गंध नहीं होती और बिटर कड़वा होता है। ये क्रिस्टलाइन कंपाउंड जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं तो उसका बना होता है। ऑब्टेन्ड बाय एसिटाइलेशन ऑफ मोर्फिन, मोर्फिन की एसिटाइलेशन के बाद एसिटाइल ग्रुप है जो वो ऐड करके बनाया जाता है, जो कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, फ्रीडल क्राफ्ट एसिटाइलेशन, एल्काइलेशन। तो उसी प्रोसेस से तैयार किया जाता है। विच इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द लेटेक्स, जो मॉर्फिन है वो कहाँ से, लेटेक्स का मतलब है एक गोंद जैसा पदार्थ, पॉपी प्लांट, पेपेवर सेमनीफेरस। तो वहाँ से जो साइंटिफिक नेम है पॉपी प्लांट का, वहाँ से इसको निकाला जाता है मॉर्फिन को। जनरली टेकन बाय सोनोर्टिंग एंड इंजेक्शन। तो इसको लेने के जो तरीके हैं वो सोनोर्टिंग मतलब सूंघ के भी लिया जाता है, इसको इंजेक्शन की फॉर्म में भी लिया जाता है। एक्ट एज डिप्रेसेंट एंड स्लोज डाउन बॉडी फंक्शन। तो ये डिप्रेसेंट का मतलब जो अपने शरीर के जो एक्टिविटी है उनको दबाने का काम करता है, जिससे जो शरीर के काम है वो स्लो पड़ जाते हैं। कैनाबियोइड्स, ग्रुप्स ऑफ केमिकल्स विच इंटरेक्टिंग विद कैनाबियोइड रिसेप्टर प्रेजेंट इन ब्रेन। ब्रेन के अंदर कुछ कैनाबियोइड रिसेप्टर होते हैं, उनके साथ जितने भी केमिकल इंटरेक्ट करके जो बॉडी फंक्शन है उसको इंटरफेयर करते हैं तो वो कैनाबियोइड्स में आ जाते हैं। नेचुरली ऑब्टेन्ड फ्रॉम इनफ्लोरेसेंस ऑफ प्लांट कैनाबियस टाइबा। तो कैनाबियस टाइबा साइंटिफिक नेम है प्लांट का, वहाँ से उसकी इनफ्लोरेसेंस मतलब उसके फ्लावर से इसको निकाला जाता है। जो फ्लावर टॉप हैं, लीव्स हैं, रेजिन्स ऑफ कैनाबियस प्लांट हैं, यूज्ड इन वेरियस कॉम्बिनेशन टू प्रोड्यूस मारिजुआना, हशीश, चरस, गांजा। जो ये अलग अलग टाइप के ड्रग्स हैं, नशीले पदार्थ हैं, वो अलग अलग कॉम्बिनेशन में मिलाने से, जैसे जो फ्लोरोटोप्स हैं, लीव्स हैं, रेजिन्स हैं, इनके अलग अलग कॉम्बिनेशन बनाने से तैयार किए जाते हैं। जनरली टेकन बाय इनहेलेशन, इनको भी सांस के द्वारा खींचा जाता है। और ओरल इंजेक्शन मतलब मुंह के द्वारा भी जो टेबलेट्स की फॉर्म में या फिर जो लिक्विड फॉर्मेट है उसमें भी लिया जाता है। इफेक्ट ऑन कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम ऑफ द बॉडी, तो ये हार्ट के ऊपर इफेक्ट डालते हैं। दीज डेज आर आल्सो बीइंग अब्यूज्ड बाय सम स्पोर्ट्स पर्सन। तो आज के टाइम पे जो काफ़ी
खिलाड़ी हैं उनके द्वारा भी ये इनका गलत तरीके से यूज किया जाता है। कोका एल्कलॉइड और कोकीन ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट, कोका प्लांट से इसको निकाला जाता है, जिसका साइंटिफिक नेम है एरिथ्रोजाइलम कोका, नेटिव टू द साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका के अंदर ज़्यादा देखने को मिलता है प्लांट, और वहीं से इसकी जो नेटिव का मतलब है वो स्थानीय पौधा वहाँ का। इंटरफेयर विद ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूरो ट्रांसमीटर डोपामाइंस, जो डोपामाइंस जो केमिकल सिग्नल होते हैं हमारे शरीर में, न्यूरो ट्रांसमिशन में मदद करते हैं, सिग्नल लेके जाते हैं, तो उनके साथ इंटरफेयर करता है, उनकी फंक्शनिंग को रोकता है। कोकीन, कोक या फिर क्रैक भी बोलते हैं इसको, यूजुअली स्नोर्टेड, इसको भी सूंघ के लिया जाता है, और हैज ए पोटेंट स्टाइमुलेटिंग एक्शन ऑन सेंट्रल नर्वस सिस्टम, तो ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इफेक्ट डालता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम के ऊपर। प्रोड्यूसिंग ए सेंस ऑफ यूफोरिया एंड इंक्रीज्ड एनर्जी, जिससे ये क्या पैदा करता है, एक ताकत की भावना देता है शरीर में और एनर्जेटिक महसूस करवाता है। एक्सेसिव यदि डोज ली जाती है इसकी हेल्यूसिनोजन से, मतलब कुछ भ्रम वगैरह है वो लगने शुरू हो जाते हैं, कोई ना कोई चीज़ें दिखनी शुरू हो जाएंगी, कोई चीज़ नहीं है रियल में, वो चीज़ आभास होना उनका शुरू हो जाता है। हेल्यूसिनोजेंस क्या होते हैं? ड्रग्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम एट्रोपा बेलेडोना एंड धतूरा, इनसे लिए जाते हैं हेल्यूसिनोजेंस हैं जो। बारबिटूरेट, एम्फिस्टामिन, बेंजोडाइपेजिन यूज्ड एज मेडिसिन, जो ब्रेन के पेशेंट होते हैं, दिमागी पेशेंट होते हैं जो ज़्यादा सोचते हैं या फिर जिनके कुछ प्रॉब्लम होती हैं थिंकिंग वगैरह की वजह से, उनके जो दिमाग को शांत करने के लिए भी कुछ ड्रग्स हैं, कुछ दवाइयाँ हैं, उनका मेडिसिनल पर्पज के रूप में यूज किया जाता है, जिसमें बारबिटूरेट, एम्फेटामिन्स हो गए, बेंजोडाइएज़ेपाइन्स हो गए, तो वो भी इन्हीं से लिए जाते हैं, कोकिन्स प्लांट से ही तैयार किए जाते हैं। तो ये पेशेंट को, जो मरीज होते हैं उनको ठीक करने के लिए जाते हैं, जिनको मेंटल इलनेस है, जैसे डिप्रेशन में चले जाते हैं, इंसोम्निया जिसको नींद न आने की बीमारी हो जाती है, जो सोते नहीं है, तो उनके केस में लिए जाते हैं। मॉर्फिन, इफेक्टिव सेडिएटिव एंड पेन किलर, तो पेन किलर के रूप में यूज की जाती है। सेडिएटिव का मतलब है जो टेंशन वगैरह है उसको कम करे। वेरी यूजफुल इन पेशेंट हु हैज अंडरगोन सर्जरी, तो जिनको सर्जरी वगैरह होती हैं, सर्जरी के बाद जो पेन वगैरह रिड्यूस करने के लिए उनको पेशेंट को दिया जाता है ये। स्मोकिंग एंड टोबैको हैज बीन यूज्ड ह्यूमन बींग्स फॉर मोर देन, जो टोबैको है, जो धूम्रपान है, वो 400 साल पहले से ही यूज किया जा रहा है इंसानों के द्वारा। स्मोक्ड, च्यूड और यूज्ड एज ए स्नफ, तो जो टोबैको है वो स्मोकिंग के द्वारा भी, च्यूड चबाने के द्वारा भी, और स्नफ का मतलब है सूंघने के द्वारा भी लिया जाता है। कंटेन्स केमिकल सब्सटेंस इंक्लूडिंग निकोटिन एंड एल्कलॉइड, तो इनके अंदर जो एक निकोटिन नाम का सब्सटेंस होता है जो कि एल्कलॉइड क्लास में आता है, केमिकल्स की अलग अलग क्लास होती हैं, एल्कलॉइड में आएगा ये। और निकोटिन क्या है? ये स्टिमुलेट्स, ये उत्तेजित करता है किसको? एड्रेनल ग्लैंड को, जिससे कि एड्रेनलिन और नॉन एड्रेनलिन हार्मोन है उनको सिक्रीट किया जाता है, ब्लड में उनकी मात्रा है बढ़ जाती है, और जो कि ब्लड प्रेशर है और हार्ट रेट है उसको बढ़ा देते हैं। और इसके हार्मफुल इफेक्ट हैं वो क्या देखने को मिलेंगे? कैंसर है, लंग की कैंसर, यूरिनरी ब्लैडर है, थ्रोट है, उनके कैंसर क्रिएट करता है ये। ब्रोंकिट्स और एफिसाइमा, ब्रोंकिट्स मतलब जो इन्फ्लेमेशन, छाती में इन्फ्लेमेशन रहेगी, और एफिसाइमा मतलब सांस है, जो ब्रेथ है वो छोटी हो जाएंगी, सांस छोटी छोटी ली जाएंगी, लंबी सांस नहीं ले सकते। कोरोनरी हार्ट डिजीज, गैस्ट्रिक अल्सर, तो कुछ बीमारियां हैं, हार्ट की डिजीज हैं, वो भी होना स्टार्ट हो जाती हैं। और गैस्ट्रिक अल्सर है, जो पेट है उनके अंदर अल्सर्स क्या होते हैं? जब जो HCl है उसको स्टमक की वाल के साथ लगने से म्यूकस लेयर है वो बचाती है, लेकिन कई बार जो म्यूकस लेयर है वो सही ढंग से नहीं लग जाती, सही ढंग से कवर नहीं कर पाती, जिसकी वजह से HCl डैमेज कर देता है इंटरनल वाल ऑफ जो स्टमक है उसको, उसकी वजह से जख्म हो जाता है। तो गैस्ट्रिक अल्सर का मतलब है जो जख्म हो जाते हैं अंदर, उनको भी क्रिएट करता है ये। इंक्रीज कार्बन मोनोऑक्साइड कंटेंट काजिंग ऑक्सीजन डेफिशिएंसी, तो अपने शरीर में कार्बन मोनोऑक्साइड गैस है उसको भी बढ़ाता है, जिसकी वजह से जो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस है वो हीमोग्लोबिन के साथ इंटरेक्ट करके उसकी स्ट्रक्चर उसको डैमेज कर देती है, और ऑक्सीजन डेफिशिएंसी है जिसकी वजह से शरीर में होती हैं।
टोबैको च्यूइंग काज कैंसर ऑफ ओरल कैविटी, तो जो बकल कैविटी है उसके अंदर भी जो कैंसर है वो टोबैको च्यूइंग से हो सकता है। उसके बाद एडोलसेंस एंड ड्रग या अल्कोहल एब्यूज। एडोलसेंस मतलब जो युवा अवस्था है, किशोर अवस्था, वो ड्रग एब्यूज से किस तरीके से कनेक्टेड है। एडोलसेंस एक पीरियड होता है, एक प्रोसेस होती है जो 12 से 18 ईयर्स की एज के जो बच्चे हैं या फिर जो युवा हैं वो आ जाते हैं। व्हेन चाइल्ड बिकम्स मैच्योर इन एटीट्यूड्स बिलीव्स फॉर, तो कारण क्या रहते हैं इसके वो देखेंगे कि जैसे बच्चा बड़ा होता है थोड़ा सा, तो एटीट्यूड्स है जो उसके नज़रिया है और उसके जो विश्वास हैं वो जो सोसाइटी की पार्टिसिपेशन है उसके प्रति वो बदलने शुरू हो जाते हैं। ए ब्रिज लिंकिंग चाइल्डहुड एंड अडल्टहुड, तो ये एडल्सेंस है, ये बचपना और जो वयस्क अवस्था है उसके बीच में एक लिंक का काम करता है। अकम्पनीड बाय सेवरल बायोलॉजिकल एंड बिहेवियरल चेंजेस, कुछ हार्मोनल चेंजेस भी आते हैं इसके अंदर और कुछ उनका व्यवहार वगैरह वो भी बदलता हुआ दिखेगा इस एज में। वेरी वनरेबल फेज ऑफ मेंटल साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल, तो काफ़ी वनरेबल का मतलब है कि इसमें कुछ नेगेटिव वे में जाने के भी पूरे चांस होते हैं, मेंटल और साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट के, और पॉजिटिव वे में भी जाने के चांसेस रहते हैं। तो काफ़ी सेंसिटिव फेज होती है ये। रीजन्स फॉर ड्रग एब्यूज, कारण क्या रहते हैं जिसकी वजह से एडोलसेंस में जो युवा हैं वो ड्रग एब्यूज के प्रति चले जाते हैं। फर्स्ट यूज ऑफ ड्रग्स और अल्कोहल में बी आउट ऑफ क्यूरियोसिटी और एक्सपेरिमेंटेशन, में भी, और किस चीज़ की वजह से हो सकता है कि वो जिज्ञासा रहती है इस एज के अंदर नई नई चीज़ों को समझने की, एक्सपेरिमेंट करके देखने की, तो एक्सपेरिमेंटल पर्पज से वो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले। नेचुरल क्यूरियोसिटी मोटिवेट हिम और हर टू एक्सपेरिमेंट, तो उसकी जो जिज्ञासा होती है वो देखते हैं लेके क्या होता है, तो उस टाइप के माइंड सेट के साथ वो लेना स्टार्ट करता है। कॉम्प्लीटेड फर्दर बाई इफेक्ट्स परसीव्ड एज बेनिफिट्स, और बाद में जो उसको इफेक्ट नज़र आते हैं भाई इसको लेने से ये टेंशन कम हो जाती है, ये फीलिंग आती है, उसकी वजह से जो बेनिफिट्स वो देखता है उससे बार बार उसको लेने के लिए वो उत्तेजित करते हैं अल्कोहल और ड्रग्स। लेटर यूज टू एस्केप स्ट्रेस, और बाद में यदि वो उसको लगातार यूज करता रहता है और यदि एक टाइम यूज करना छोड़ देता है तो उसके अंदर स्ट्रेस वगैरह है, फ्रॉम प्रेशर टू एक्सेल इन एकेडमिक्स और एग्जामिनेशन, जैसे प्रेशर वगैरह जो आते हैं लाइफ में, तो उनसे बचने के लिए एकेडमिक्स पढ़ाई में या फिर एग्जामिनेशन प्रेशर्स हैं उनसे बचने के लिए वो यूज करना शुरू कर देता है। परसेप्शन और बीइंग कूल और प्रोग्रेसिव टू स्मोक प्रोम्प्टेड बाय टेलीविजन मूवीज न्यूज़पेपर इंटरनेट, तो हालांकि इनके इतने ज़्यादा मिसयूज होते हैं फिर भी जो प्रोग्रेसिव इनकी जो बार बार टीवी के द्वारा, टीवी हैं जो मूवीज हैं न्यूज़पेपर हैं इंटरनेट है उनके द्वारा इनको बार बार फैलाया जाता है सोसाइटी में, मतलब ज़्यादा ज़्यादा इनकी एड वगैरह वो देखने को मिलती हैं। अनस्टेबल और अनस्पोर्टिव फैमिली स्ट्रक्चर एंड पीयर प्रेशर, और क्या कारण होता है इसका, जो कई बार जो ग्रुप में जो बच्चा जिस ग्रुप में रहता है तो उस ग्रुप में हो सकता है दूसरे साथी हैं वो यूज करते हों और उनका प्रेशर की वजह से बच्चा वो लेना शुरू कर दें। और फैमिली स्ट्रक्चर का मतलब है कई बार जो परिवार हैं उनके जो परिवार में माता पिता वगैरह होते हैं वो बच्चों पे सही ढंग से केयरिंग नहीं कर पाते, जिसकी वजह से बच्चा है वो नशे वगैरह की आदतों का शिकार हो जाता है। उसके बाद एडिक्शन एंड डिपेंडेंस, लत वगैरह कैसे लगती है, किस प्रकार से जो बच्चा वो ड्रग्स पे निर्भर होता हुआ चला जाता है। एडिक्शन क्या होती है, साइकोलॉजिकल अटैचमेंट टू सर्टेन इफेक्ट सच एज यूफोरिया, तो जो एक एनर्जेटिक फीलिंग है उस टाइप की और भी टाइप की फीलिंग हो सकती है उनको लेने के लिए कोई भी जो इंसान जब इनके साथ बिल्कुल मनोवैज्ञानिक तौर पे जुड़ जाता है तो उसको एडिक्शन बोलते हैं। एंड ए टेम्परेरी फीलिंग ऑफ वेलबींग, और उनको लगता है कि वे लेने से थोड़ी सी फीलिंग अच्छी रहती है, जो दर्द वगैरह है वो कम हो जाते हैं एसोसिएटेड विद द ड्रग्स एंड अल्कोहल। तो जब वो ड्रग्स वगैरह अल्कोहल वगैरह यूज करता है तो उनसे जो फीलिंग वगैरह होती है तो उनके साथ वो अटैच हो जाता है। ड्राइव पीपल टू टेक देम, और यही जो मेन कारण है मेन फोर्सेज हैं वो लोगों को इनके यूज वगैरह है वो लेने के लिए उकसाते हैं, और कई बारी तो उनको जब ज़रूरत नहीं होती उस टाइम पे भी इन्हीं फैक्टर की वजह से वो इनको बार बार यूज करता है, जिसकी वजह से किसी भी चीज़ का यदि हम बार बार यूज करते हैं तो शरीर का जो टॉलरेंस लेवल है वो बढ़ता चला जाता है,
और इसका मतलब ये रहता है कि इफेक्ट है उसके कम देखने शुरू होंगे शरीर में, और ज़्यादा इफेक्ट दिखाने के लिए, ज़्यादा इफेक्ट, ज़्यादा बेनिफिट लेने के लिए जो पर्सन है वो ज़्यादा से ज़्यादा इनको यूज करना शुरू कर देता है, डोज है वो बढ़ती रहती है, लीडिंग टू ग्रेटर इनटेक एंड एडिक्शन, जिसकी वजह से ज़्यादा इनटेक करेगा और एडिक्शन, एक लत पड़ जाती है इस चीज़ की जिसके बगैर वो रह नहीं सकता, लीडिंग टू दियर रेगुलर यूज, और इससे क्या होएगा, वो एक रेगुलर यूज का पार्ट बन जाती हैं, जो को जिसको हम अब्यूज ही बोलेंगे, जिसके बगैर वैसे काम चल जाता है लेकिन गलत तरीके से जो यूज किया जा रहा है, एंड ही और सी मे नॉट बी एबल टू गेट इट आउट, और वो अपने आप को लाचार समझ मानता है कि इस चीज़ से वो निकल नहीं पाएगा, फिर ठीक है, वो चाह के भी नहीं निकल पाता है, ऐसे जाल में वो फंस जाता है। डिपेंडेंस क्या होता है, टेंडेंसी ऑफ बॉडी टू मैनिफेस्ट ए कैरेक्टरिस्टिक्स और अनप्लीजेंट विदड्रॉल सिंड्रोम, तो ये एक ऐसी स्थिति होती है शरीर की जिसके अंदर यदि पर्सन उस चीज़ को छोड़ना भी चाहे तो वो अनप्लीजेंट सा महसूस करेगा, अनप्लीजेंट मतलब उसको सही नहीं लगेगा वो चीज़, और उसके अंदर कुछ विदड्रॉल सिंड्रोम्स हैं, मतलब जब कोई भी पर्सन किसी भी ड्रग को छोड़ता है, वो जिसका वो एडिक्टेड है, तो उसके प्रति काफ़ी सारे जो सिम्टम्स हैं वो दिखाई देंगे उसके शरीर में, उससे बचने के लिए भी फिर वो उसको रेगुलर रखता ही है। इफ़ रेगुलर डोज ऑफ ड्रग्स इज अब्रप्टली डिसकंटिन्यूड, तो ये तब होता है जब लगातार कोई पर्सन शराब वगैरह है या फिर ड्रग्स वगैरह ले रहा है, उसको एकदम से छोड़ने तो वो काफ़ी डेंजरस भी हो सकता है। तो इसके अंदर क्या है, एनएग्जाइटी बेचैनी रहती है उसको, सेकीनेस कम कभी रहेगी, नोजिया एंड स्वीटनिंग, जो पसीना वगैरह है वो भी ज़्यादा रहेगा, और नोजिया वगैरह है जो उल्टी वगैरह वोमिटिंग की जो एक फीलिंग होती है वो रहती है, विच में बी रिवील्ड वैन यूज इज रिज्यूम्ड अगेन, जो कि इन जो विदड्रॉल सिंड्रोम्स हैं जो अलग अलग हमने देखे हैं सिम्टम्स हैं, ये वापस ठीक हो जाते हैं यदि वो यूज दोबारा शुरू करता है। इन सम केसेज कैन बी सर्व एंड इवन लाइफ थ्रेटनिंग एंड अ पर्सन में नीड मेडिकल सुपरवाइजन, और यदि एकदम से यदि छुटवाई जाती है शराब वगैरह विदाउट मेडिकल सुपरवाइजन के, उनकी सलाह वगैरह के, तो ये डेथ भी कोज कर सकती हैं। तो इसलिए एक स्पेशल कोर्स रहता है इनका जो छुटवाने का, तो वही कोर्स यूज करना चाहिए यदि किसी पर्सन को छुटवाना चाहते हैं तो। डिपेंडेंस लीड्स पेशेंट टू इग्नोर ऑल द सोशल नॉर्म्स इन ऑर्डर टू गेट सफिशिएंट फंड टू सेटिस्फाई हिज नीड्स, तो जो बंदा इन पे डिपेंडेंस हो जाता है तो वो सोशल नॉर्म्स को नहीं देखता है, फिर नियम कानूनों को नहीं देखता, वो चोरी वगैरह है वो भी करना शुरू कर देता है, और किस चीज़ के लिए, जो कि उसको उन चीज़ों के लिए जो सफिशिएंट फंड हैं, जो वो ड्रग्स वगैरह खरीदना के लिए वो ये काम करने में भी कोताही नहीं बरतता है फिर। इफेक्ट्स ऑफ ड्रग्स एंड अल्कोहल यूज अब्यूज, क्या कुछ प्रभाव हैं वो देखने को मिलते हैं शरीर में या फिर सोसाइटी में। तो इमीडिएट एडवर्स इफेक्ट है, जो पर्सन शराब वगैरह लेता है तो उसके जो एकदम से जो इफेक्ट देखने को मिलेंगे, उसका रेकलेस बिहेवियर, लापरवाह रहेगा बिहेवियर में। मैनरलिज्म का मतलब ये है कि जो ज़्यादा चीज़ों की केयर नहीं करेगा फिर, और वॉयलेंस, उसके जो बिहेवियर है उसके अंदर आक्रामकता भी मिलेगी। एक्सेसिव डोज में लीड टू कोमा, यदि ज़्यादा वो यूज कर लेता है तो वो कोमा में भी जा सकता है, डेथ भी हो सकती है, किस चीज़ की वजह से, रेस्पिरेटरी फेलियर की वजह से, क्योंकि फंक्शंस में तो ये इंटरफेयर करते ही हैं, हार्ट फेलियर भी हो सकता है, और सेरिब्रल हिमोरेज का मतलब है दिमाग के अंदर जो इंटरनल ब्लीडिंग है वो हो सकती है। ए कॉम्बिनेशन ऑफ ड्रग्स विद अल्कोहल रिजल्ट्स इन ओवरडोजिंग एंड इवन डेथ, और कई बार देखा जाता है कि जो ड्रग्स हैं वो कॉम्बिनेशन में ली जाती हैं जिसकी वजह से ओवरडोजिंग बन के वो डेथ भी कोज कर सकती हैं। कॉमन वार्निंग साइन ऑफ ड्रग एंड अल्कोहल अब्यूज, मतलब क्या क्या संकेत हैं वो देखे जा सकते हैं पर्सन में जो कि जो ड्रग्स वगैरह लेता है। ड्रॉप इन एकेडमिक परफॉर्मेंस, उसका जो पढ़ाई वगैरह है उसमें जो परफॉर्मेंस है वो गिरता चला जाएगा। अनएक्सप्लेन्ड एब्सेंस फ्रॉम द कॉलेज और स्कूल से मतलब वो गैप्स बंक्स मारना शुरू कर देता है जिसके पास उसके पास कुछ रीज़न भी नहीं होते। लैक ऑफ इंटरेस्ट इन पर्सनल हाइजीन, मतलब वो साफ़ सुथरा नहीं रहेगा, नाना धोना वगैरह है, जो साफ़ सुथरे कपड़े वगैरह पहनना वो छोड़ देगा। विदड्रॉल, आइसोलेशन और डिप्रेशन, फैटिग, तो वो मतलब ठीक ढंग से लोगों के बीच में नहीं रहेगा। आइसोलेशन मतलब अलग रहना शुरू कर देगा, डिप्रेशन में चला जाएगा, टेंशन में रहेगा, और फैटिग, थकान भी रहेगी उसके। अग्रेसिव एंड रिबलिस बिहेवियर, अग्रेसिव का मतलब आक्रामक बिहेवियर, छोटी छोटी बातों पे गुस्सा करना शुरू कर देता है, तो इस टाइप का रिबलिस बिहेवियर भी उसका देखने को मिलेगा। डिट्रोटिंग रिलेशनशिप विद फैमिली एंड फ्रेंड्स, तो जो फैमिली और फ्रेंड्स हैं उनके साथ जो रिलेशनशिप्स और संबंध हैं उनमें भी वो भी टूटने शुरू हो जाते हैं।
लॉस ऑफ इंटरेस्ट इन हॉबीज, जो उनके उसके शौक थे जिसको वो बड़े अच्छे मन से करता था, तो वो इंटरेस्ट वगैरह वो भी खत्म होते चले जाएंगे। और जिसके अंदर उसके स्लीपिंग और ईटिंग हैबिट्स हैं वो भी बदलनी शुरू हो जाती हैं, और उसको ठीक ढंग से नींद नहीं आती है, खाना भूख वगैरह वो भी सही ढंग से नहीं लगती। फ्लक्चुएशन इन वेट, वेट भी कभी कम ज़्यादा हो जाता है, कभी कम चला गया, कभी ज़्यादा हो गया। एपेटाइट और भूख की जो कमी है, वो जो भूख वगैरह है वो भी नहीं लगती है उसको। लॉस ऑफ हंगर बोलते हैं एपेटाइट को। इफेक्ट्स ऑन फैमिली एंड सोसाइटी, परिवार पे और जो समाज है उस पर क्या असर पड़ता है। यदि कोई अब्यूजर इज अनेबल टू गेट मनी टू बाय ड्रग्स एल्कोहल, ही और सी में टर्न टू स्टीलिंग। तो यदि किसी अब्यूजर को पैसे नहीं मिलते हैं तो वो चोरी वगैरह करनी शुरू कर देता है, जो कि रूरल एरियाज में काफ़ी कॉमन रहता है। जो ड्रग अब्यूजर बंदे होते हैं वो बड़े ही फैमिली को बहुत ही ज़्यादा दरिद्रता गरीबी की तरफ लेके चले जाते हैं। एट टाइम्स ए ड्रग और अल्कोहल एडिक्ट्स बिकम्स द काज ऑफ मेंटल एंड फाइनेंशियल डिस्ट्रेस टू इज और एंटायर फैमिली, जिसकी वजह से पैसों की कमी हो जाती है, पूरा परिवार है वो डिस्ट्रेस मतलब टेंशन में चला जाता है। और जो फ्रेंड्स हैं उनको भी जो पैसा वाइज है वो परेशान कर सकता है, जो ड्रग एब्यूजर पर्सन है वो। उसके बाद इफेक्ट ऑन बॉडी, शरीर पे क्या कुछ प्रभाव पड़ते हैं। इंट्रावेनिशली इंजेक्शन लाइकली टू एक्वायर सीरियस इन्फेक्शंस लाइक एड्स एंड हेपेटाइटिस बी, जो टिक्के वगैरह यूज किए जाते हैं ड्रग्स यूज लेते टाइम, तो वो बहुत सारी जो बीमारियां हैं एक पर्सन से दूसरे पर्सन में फैला सकते हैं, क्योंकि उसमें नीडल है, सेम ही यूज करते हैं, वो पता नहीं होता, सूदी नहीं होती उनको। तो उस टाइम पे जो एड्स वगैरह है, हेपेटाइटिस बी हैं, बीमारियां फैल सकती हैं। वायरस है ऑफ दीज डिजीज ट्रांसपोर्ट फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, एक पर्सन से दूसरे पर्सन पे ये जो वायरस है इनके बीमारियों के वो फैल सकते हैं। बोथ आर क्रोनिक इन्फेक्शन एंड अल्टीमेटली फैटल, क्रोनिक का मतलब है लंबे टाइम तक इन्फेक्शन है वो होते रहते हैं इनमें, और लास्ट में डेथ है वो कोज करते हैं। बोथ कैन बी ट्रांसमिटेड थ्रू सेक्सुअल कॉन्टैक्ट और इन्फेक्टेड ब्लड, जो हेपेटाइटिस बी और एड्स है उनकी बात कर रहे हैं कि ये सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से भी फैल सकते हैं, और इन्फेक्टेड ब्लड है उससे भी फैल सकते हैं। क्रोनिक यूज डैमेजेस नर्वस सिस्टम, यदि लंबे टाइम तक जो अल्कोहल है उनका या फिर ड्रग्स है उनका यूज किया जाए तो जो नर्वस सिस्टम है वो भी डैमेज होता चला जाता है। और लीवर है, लीवर सिरोसिस, अल्कोहल की वजह से जो लीवर है वो हार्ड हो जाता है, येलोइश कलर हो जाता है उसका, उसका जो फंक्शन है वो भी रुक जाते हैं, तो उसको लीवर सिरोसिस बोलते हैं। अल्कोहल एब्यूजर का, जैसे अल्कोहल वाले जो अल्कोहल पीने वाले जो लोग होते हैं उनका जो लीवर है वो डैमेज होता है, उसको लीवर सिरोसिस ही बोलते हैं। यूज ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, यदि प्रेगनेंसी के टाइम पे अल्कोहल वगैरह का यूज किया जाता है तो उससे जो फीटस जो भ्रूण विकसित हो रहा है उसको भी बहुत बुरा प्रभाव है वो उसके ऊपर देखने को मिलेगा। सेवरल फेशियल एंड बॉडी एक्ने एंड प्री मैच्योर क्लोजर ऑफ ग्रोथ सेंटर ऑफ लॉन्ग बोन रिजल्टिंग इन स्टंट ग्रोथ। तो फेशियल और बॉडी एक्ने का मतलब है जो चेहरे वगैरह पे जो पिंपल्स हैं, जो झुर्री हैं वो पड़नी शुरू हो जाती हैं, निशान वगैरह पड़ने शुरू हो जाते हैं, और जो ग्रोथ सेंटर हैं जहाँ से ग्रोथ होनी है शरीर की वो प्री मैच्योर मतलब टाइम से पहले ही वो रुक जाते हैं, जिसकी वजह से उनका जो हार्मोन वगैरह है वो सिक्रीट होने रुकेंगे, और जो लॉन्ग बोन्स हैं, लॉन्ग बोन्स के खासकर जो ग्रोथ सेंटर हैं वो रुक जाते हैं, जिसकी वजह से स्टंट ग्रोथ मतलब बोनापन है जो हाइट में वो देखने को मिलेगा। मिसयूज ऑफ नार्कोटिक एनाल्जेसिक्स एनाबॉलिक स्टेरॉयड डाययूरेटिक्स एंड सर्टेन हार्मोन्स बाय स्पोर्ट पर्सन टू इंक्रीज मसल स्ट्रेंथ। तो नार्कोटिक ड्रग्स वगैरह हैं वो ज़्यादा यूज की जाती हैं स्पोर्ट्स पर्सन के द्वारा, ताकि उनकी जो मस्कुलर स्ट्रेंथ है उसको बढ़ाया जा सके। तो ये एक मिसयूज होता है, स्टैमिना बूस्टर के रूप में वो यूज करते हैं। इफेक्ट्स ऑफ एनाबॉलिक स्टेरॉयड, जो स्टेरॉयड यूज किए जाते हैं स्टैमिना वगैरह के लिए, स्टैमिना बूस्टर का काम करते हैं, तो वो क्या इफेक्ट डालते हैं फीमेल्स के अंदर। मस्कुलाइजेशन का मतलब उनकी मसल्स वगैरह हैं, मेल जैसी मसल्स डेवलपमेंट रहेंगी उनकी। अग्रेसिवनेस, उनके अंदर ज़्यादा आक्रामकता देखने को मिलेगी। मूड स्विंग्स, उनके जो मूड स्विंग हैं, कभी नाराज़ हो गया कभी खुश हो गया, उसका खुद को पता नहीं होता कारण का क्या है, तो वो देखने को मिलते हैं। डिप्रेशन, वो टेंशन में चले जाते हैं। उनका जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो एबनॉर्मल हो जाता है, रेगुलरिटी देखने को मिलती है। एक्सेसिव हेयर ग्रोथ ऑन फेस एंड बॉडी, जो मेल लाइक करेक्टर हैं जैसे चेहरे पे और जो शरीर पे जो हेयर ग्रोथ है वो देखने को मिलेगी। एनलार्जमेंट ऑफ क्लिटोरिस, क्लिटोरिस जो पार्ट होता है फीमेल एक्सटर्नल जेनिटिलिया का वो एनलार्ज हो जाता है।
डीपनिंग ऑफ वॉइस, जो आवाज़ है वो भी मोटी हो जाती है। और जबकि मेल है, मेल के अंदर क्या क्या करेक्टर्स हैं, एक्ने वगैरह हैं, चेहरे पे जो दाग झुर्रियाँ वगैरह हैं वो पड़ना शुरू हो जाती हैं। इंक्रीज्ड एग्रेसिवनेस, अग्रेसिवनेस और ज़्यादा इसमें आक्रामकता है, वैसे मेल में होती है पहले से लेकिन और ज़्यादा बढ़ेगी। मूड स्विंग्स यहाँ भी देखने को मिलेंगे। डिप्रेशन यहाँ भी कॉमन करेक्टर है। यहाँ पे टेस्टिस हैं जो उनका साइज है वो रिड्यूस हो जाता है। डिक्रीज इन स्पर्म प्रोडक्शन, जो स्पर्म काउंट है वो कम हो जाता है। पोटेंशियल फॉर किडनी एंड लीवर डिसफंक्शन, किडनी और जो लीवर है वो काम करना और मतलब उनका जो फंक्शनिंग है वो कम हो जाती है, सही ढंग से काम नहीं कर पाएंगे। ब्रेस्ट एनलार्जमेंट, जो कि फीमेल करेक्टर है वो देखने को मिलेगा। प्री मैच्योर बाल्डनेस, जो गंजापन है वो टाइम से पहले हो जाते हैं। एनलार्जमेंट ऑफ प्रोस्टेट ग्लैंड, तो प्रोस्टेट ग्लैंड है उसका साइज बढ़ जाता है, जो कि एक एक्सेसरी ग्लैंड होती है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। उसके बाद स्टेरॉइड एब्यूज साइड इफेक्ट हम देख सकते हैं, जैसे डिप्रेशन है, हाइपरटेंशन हो सकती है, सिर में दर्द रहेगा, डर्मेटोलॉजिकल प्रॉब्लम्स भी, स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी दिखेंगी। फेशियल हेयर हैं वो उस पर ग्रोथ हो जाती हैं फीमेल्स के अंदर, जैसे अंडर आर्म हेयर्स हैं वहाँ पे ग्रोथ मिलेगी। डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी फीमेल करेक्टरिस्टिक्स इन मैन, मैन के अंदर कुछ सेकेंडरी फीमेल करेक्टरिस्टिक्स मिलेंगे और इसका उल्टा फीमेल्स में मेल वाले करेक्टर आ जाते हैं। गाइनोस्टीमिया, जिसके अंदर ब्रेस्ट है वो एनलार्ज हो जाती हैं मैन के अंदर। वॉल्यूम ऑफ टेस्टिक्यूल्स है उनका साइज जो डिक्रीज हो जाता है। अल्टर्ड लिवियो, लिवियो का मतलब लिबिडो, लिबिडो का मतलब एक सेक्सुअल डिजायर है वो चेंज हो जाती हैं। अग्रेशन, अग्रेशन का मतलब अग्रेसिव नेचर। मूड स्विंग्स इंक्लूडिंग फियर, डर वगैरह भी लगेगा, कई बार कोई बात भी नहीं है फिर भी डरेगा इंसान। हार्मोनल इम्बैलेंस, हार्मोनल वगैरह है वो इम्बैलेंस हो जाते हैं, ठीक ढंग से रिलीज नहीं होंगे। स्लीप डिस्टर्बेंस, नींद सही ढंग से नहीं आएगी। एक्ने वगैरह है वो चेहरे पे निशान वगैरह पड़ने शुरू हो जाते हैं। हाइपर प्रोडक्शन ऑफ सेबम, स्किन ऑयल, ज़्यादा स्किन ऑयली रहती है। डेवलपमेंट ऑफ मेल्स करेक्टर्स इन वुमेन, वुमेन के अंदर मेल वाले करेक्टर आने शुरू हो जाते हैं, जैसे उनकी वॉइस है वो डीप हो जाती हैं। कार्डियोवैस्कुलर कंप्लीशन, हार्ट से रिलेटेड बीमारियां हैं वो भी हो सकती हैं। लीवर भी डैमेज हो सकता है। और फ्लूइड रिटेंशन का मतलब है टिश्यू के अंदर जो फ्लूइड है वो बढ़ना शुरू हो जाता है, जिससे जो बॉडी है बॉडी वेट भी इंक्रीज हो जाता है और जिससे ओडिमा नाम की जो डिजीज है वो भी हो सकती है। उसके बाद प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ अल्कोहल एंड ड्रग एब्यूज, कैसे इनसे बचाव किया जा सकता है। प्रिवेंशन इज बेटर देन कंट्रोल क्योर, तो वो कहावत यहाँ पे भी सही साबित होती है, इनसे बच के ही इनका इलाज संभव है। आइडेंटिफाई सिचुएशन दैट में पुश एन एडोलसेंट, हमको सबसे पहले वो परिस्थितियों को तरफ गौर किया जाना चाहिए जो कि एक एडोलसेंट को ड्रग्स यूज के प्रति उत्तेजित करती हैं, और उनका फिर इलाज भी किया जाना चाहिए। उनके जो रेमेडियल मेजर्स हैं वो भी लिए जाने चाहिए टाइम टू टाइम, उन लोगों को वो देने की कोशिश की जानी चाहिए। पेरेंट्स एंड टीचर्स हैव स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, माता पिता और जो टीचर्स हैं एजुकेशन में, तभी इसलिए इस टॉपिक को रखा हुआ है और इस एज में ज़्यादा इफेक्ट होते हैं, इसलिए इस एज के अंदर ही ये टॉपिक रखा हुआ है ताकि जो युवावस्था है उसके अंदर इस चीज़ की समझ आए। तो बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं, बड़ी अच्छी जिम्मेदारी निभा सकते हैं। पेरेंटिंग दैट कंबाइंस विद द हाई लेवल ऑफ नर्चरेंस एंड कंसिस्टेंट डिसिप्लिन, तो पेरेंट्स जो अपने बच्चों की जो देखभाल वगैरह करते हैं तो उस टाइम पे जो उनको पालन पोषण है वो ठीक ढंग से जो जरूर किया जाना चाहिए, लेकिन डिसिप्लिन भी वहाँ पे देखने को मिलना चाहिए, जिससे बच्चा है वहाँ पे एक डर स्वाभाविक है कि डर वहाँ पे होना चाहिए, ताकि बच्चा है जो ड्रग अब्यूज है उसको लेते टाइम एक उसके मन में डर जरूर रहे। सम ऑफ द मेंशन्ड हेयर वुड बी पार्टिकुलर यूजफुल फॉर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल अमंग एडल्सेंट्स, कुछ हम यहाँ पे कुछ मेजर्स पढ़ेंगे जो कि किसी भी सोसाइटी के द्वारा किसी भी पर्सन के द्वारा वो लिए जा सकते हैं युवावस्था को ड्रग से बचाने के लिए। तो मेजर्स क्या है वो, अवॉइड अनड्यू पीयर प्रेशर, तो कई बार जो दोस्तों का जो प्रेशर आ जाता है, जो वो खुद ड्रग अब्यूज कर रहे हैं तो जो पर्सन नहीं ले रहा तो उस प्रेशर से बचना चाहिए। अनड्यू का मतलब जो जरूरी नहीं है। A child should not be pushed unduly to perform beyond his or her threshold limits by its study, तो किसी भी पर्सन को हो सकता है वो ड्रग्स से रिलेटेड हो या फिर किसी भी जैसे पीयर ग्रुप है वो ज़्यादा उसको इस चीज़ के लिए उत्तेजित करता है, लेकिन नॉर्मली भी यदि किसी बच्चे से ज़्यादा स्टडी नहीं हो रही है या फिर स्पोर्ट्स खेलना उससे अच्छा नहीं हो रहा है, अदर एक्टिविटीज़ हैं उसमें उसको धक्के से उस चीज़ में उस फील्ड में नहीं लेके जाना चाहिए। उसकी जो लिमिट है, थ्रेशोल्ड लिमिट है, जिस लिमिट तक वो जा सकता है उससे ज़्यादा लिमिट उसके
उससे ज़्यादा लिमिट तक उसको उत्तेजित नहीं करना चाहिए, जो कि उसके अंदर डिप्रेशन का कारण भी बन सकता है, जो कि उसको जो ड्रग अब्यूज के प्रति धकेल सकता है। एजुकेशन एंड काउंसलिंग, शिक्षा और जो सलाह मशवरा है वो भी बचा सकता है। टू फेस प्रॉब्लम, स्ट्रेस एंड टू एक्सेप्ट डिसअपॉइंटमेंट एंड फेलियर एज ए पार्ट ऑफ लाइफ। तो समझाना चाहिए कि जो डिसअपॉइंटमेंट है, हताश हो जाते हैं, कई बार युवा अवस्था, युवा एज ऐसी होती है, इसमें हताशाएं वगैरह मिलती रहती हैं। फेलियर्स हैं, उनको असफलताएं मिलती हैं जिससे वो जल्दी हताश हो जाते हैं। वुड चैनलाइज चाइल्ड एनर्जी इनटू हेल्थी परस्यूट्स लाइक स्पोर्ट्स। तो इन चीज़ों से निकाल के उसकी जो एनर्जी है उसको हेल्थी परस्यूट्स का मतलब है हेल्थी कामों में लगाना चाहिए, जैसे जो खेल कूद है, रीडिंग है, पढ़ाई से रिलेटेड, म्यूजिक है, योगा है, अदर एक्स्ट्रा कोकुलर एक्टिविटी हैं जो कि उसके ब्रेन को डेवलपमेंट करने में बड़ा मदद करती हैं। सीकिंग हेल्प फ्रॉम पेरेंट्स एंड पीयर्स, help from the parents and peers, from the close and trusted friends to sort out their problems। तो कोशिश करनी चाहिए कि यदि किसी दोस्त को इस चीज़ की जो लत लग जाती है तो उसके जो पेरेंट्स हैं, उसके जो दोस्त हैं, उनको, उसके क्लोज रिलेटिव्स हैं, उनके साथ इस चीज़ की जो ट्रस्टेड फ्रेंड है इसके साथ उसको सॉर्ट आउट करें, उसको सुलझाएं जो भी प्रॉब्लम उसको आ रही हैं। वुड हेल्प टू वेंट दियर फीलिंग्स ऑफ एंग्जाइटी एंड गिल्ट, जिससे उसकी जो वेंट ऑफ का मतलब है बाहर निकलना, जो उनके अंदर जो बेचैनी वगैरह है, जो अपराध की भावना है, उससे वो बच सकते हैं। लुकिंग फॉर डेंजर साइंस, मतलब पेरेंट्स हैं, टीचर्स हैं, इवन फ्रेंड्स हैं, उनको मतलब ऐसे संकेतों की तरफ जरूर ध्यान देना चाहिए जो कि रेमेडियल स्टेप्स का काम कर सकते हैं, जो कि एक ड्रग अब्यूजर जो स्टार्टिंग में जो दिखाई देते हैं, और स्टार्टिंग फेज में ही हम इस चीज़ में मतलब युवावस्था को बचा सकते हैं। सीकिंग प्रोफेशनल एंड मेडिसिनल हेल्प, तो यदि ज़रूरत पड़े तो प्रोफेशनल्स होते हैं जो अपने कार्य की बिल्कुल सही जानकारी रखते हैं, और दवाइयों की मदद से भी जो एब्यूजर्स हैं उनकी मदद की जानी चाहिए, उनको छुटकारा दिलाने में मदद की जानी चाहिए, जिसके अंदर हाईली क्वालिफाइड साइकोलॉजिस्ट हैं, साइकेट्रिस्ट हैं, एंड डी एडिक्शंस हैं, एंड रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम्स हैं, कैन हेल्प यंगस्टर टू गेट रिड ऑफ प्रॉब्लम्स। तो कुछ डी एडिक्शन का मतलब है जो लत वगैरह चटवाने से रिलेटेड काम करते हैं। रिहेबिलिटेशन का मतलब है दोबारा से एक सही आदतें हैं उनको इम्प्रूव करने में कुछ प्रोग्राम है वो काम करते हैं। डॉक्टर हैं, साइकेट्रिस्ट हैं, उनकी मदद से जो यंगस्टर्स हैं उनमें हम इन प्रॉब्लम्स को दूर कर सकते हैं, उनसे छुटकारा दिला सकते हैं, और उनको एक नॉर्मल जो हेल्थी लाइफ है उसके प्रति उनको अग्रसर कर सकते हैं, उनको उस लाइफ के में जीने के प्रति मोटिवेट कर सकते हैं।